तो आज जो है जीएस 3 का डिस्कशन है। जीएस 3 मतलब साल 2024 में यूपीपीसीएस में जो पूछा गया प्रश्न जीएस 3 के, उस पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ श्रेय के साथ साथ, अब सर नहीं लगा रहा हूँ, उस दिन कसम खाया था आर्टिकल 18 यूज कर रहे हैं, तो श्रेय के साथ साथ यूनुस सर चूँकि मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, तो मैं यूनुस सर के आगे व्यक्तिगत वजह से सर लगा रहा हूँ, तो यूनुस सर भी हैं। और पहले दिन डिसाइड हो गया था यूनुस सर कि मैं आपको सर बोलूँगा, ठीक है। तो यूनुस सर भी हैं। यूनुस सर ने अभी वाजीराम में भी काम किया है, फोरम में भी काम कर रहे हैं, और इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी है। और आज जीएस पेपर 3 का डिस्कशन है, तो निश्चित तौर पर वो इसके बड़े विश्वामित्र होने वाले हैं। बड़ा सेकुलर माहौल है, तो यूनुस सर विश्वामित्र जैसे शब्द से कोई दिक्कत तो अपने को है ही नहीं। तो यूनुस सर आज इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। आपका नाबार्ड, आरबीआई, यूपीएससी सारे अनुभव एक साथ आएंगे यहाँ पे, और आज इकोनॉमी वाला पोर्शन ही चर्चा कर लेते हैं सर, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी और डिजास्टर पे बात पे करेंगे, चलेगा। 3 लोग हैं तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए हम सबको अपनी बात रखने का, और जनता की भी बात। तो आज ड्राइविंग सीट पे श्रेय आप नहीं हो, मैं हूँ। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन और क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला सवाल है, यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया। ये मॉडल उत्तर नहीं है एक्चुअली, ये बस आपके समझने के लिए कंटेंट है। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग की जो सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला है, उसके मैनेजमेंट में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो एक्टिविटी है, यानी गतिविधि है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है। ये सवाल है। हाईलाइट द की कंपोनेंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज इन फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक, ओपनिंग रिमार्क्स मैं देता हूँ, फिर दोनों साथी लोगों से इस पर चर्चा करेंगे, फिर आपके पॉइंट्स। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, 2 बातें उसने पूछी है, कीवर्ड है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है कि जो खेती में, फूड प्रोसेसिंग में, खाद्य प्रसंस्करण में अपस्ट्रीम की जो एक्टिविटी है और जो डाउनस्ट्रीम की एक्टिविटी, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यानी कि जो ऊपर की तरफ, उसको इसमें बोलेंगे हिंदी में क्या कहेंगे हिंदी में? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ना, ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। हाँ, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम शब्द यूज कर लेना, कोई समस्या नहीं है। ऐसे शब्दों को हम आपको कंटेंट में हिंदी में, देवनागरी में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में लिखते हैं, आदत डाल लो। और ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने यूपीएससी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से दिया हुआ है और इंटरव्यू तक पूछा है, ठीक। तो पहले मैं ये बताता हूँ क्वेश्चन की जो डिमांड है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है, तब तक आप इस सवाल को कभी कर ही नहीं पाएंगे। जिनको ये नहीं पता हो ध्यान से सुन ले। अपस्ट्रीम का मतलब होता है ऊपर, चाहे वो नदी हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नीचे। तो ऊपर मतलब कहाँ, ऊपर कहाँ जाओगे? खेती की बात हो रही है, प्रोसेसिंग की बात हो रही है ना, तो फूड प्रोसेसिंग में फूड बड़ा कंपोनेंट है, बाद में प्रोसेसिंग आती है। और फूड कहाँ पे होता है? खेती में होता है। तो खेती में जो सबसे निचला स्टेप है, जो सबसे प्रथम सोपान है, जो सबसे प्राइमरी स्टेप है खेती का, वहां से लेकर के और कहाँ तक? ऊपर तक। ऊपर तक कहाँ? जहां वो फूड तैयार हो जाए। बात समझ में आया? ये होता है अपस्ट्रीम। वीकली कॉलम लिखते हैं तो अशोक गुलाटी एक टर्म बहुत यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फार्म टू फोर्क, ठीक। तो फार्म टू फोर्क जो टर्म यूज करते हैं, उसमें पूरा साइकिल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों आ गया। तो पहले फार्म से लेकर के कोल्ड स्टोरेज तक मामला पहुंचाना है, अपस्ट्रीम तक। तो कैसे पहुंचाओगे? बीज का प्रबंधन करना पड़ेगा, खेती में तभी बोओगे ना। सीड का प्रबंधन करोगे, बोओगे, उगाओगे, काटोगे, निराई यानी कि घास खरपतवार निकालोगे, ग्रेडिंग करोगे, अच्छा माल एक्सपोर्ट के लिए, खराब माल चारे के लिए, ऐसे सब करोगे। फिर उसको ला करके कहीं पे वेयर हाउसिंग में रखोगे। फिर अगर वो मान लो आम हुआ, संतरा हुआ, तो चला जाएगा कहाँ पे? जैम जेली बनने, जूस बनने, प्रोसेसिंग होने। दाल हुआ तो पॉलिश होने, चावल हुआ तो पॉलिश होने। बात समझ में आ रहा है ना? तिलहन हुआ, दलहन हुआ, तो उसी हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो पहले अपस्ट्रीम को समझते हैं, फिर डाउनस्ट्रीम को समझते हैं। अपस्ट्रीम मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि सीड के सोइंग से लेकर के, बुआई से लेकर के और कटाई तक, ग्रेडिंग तक, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने तक, ये मामला हो गया। लेकिन एक पेच है इसमें। पेच ये है मित्र कि अगर कोई फसल ऐसी है जिसको उपभोग करने के जस्ट पहले, उपभोग करने के मतलब खाने के जस्ट पहले
उसका पिछला चरण कोल्ड स्टोरेज है, तो कोल्ड स्टोरेज आएगा डाउन स्ट्रीम में। ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ, या जरूरी नहीं आपको समझने की, बट फिर भी बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मान लो आलू है, अगर आलू सब्जी के लिए खाते हो, आलू अगर सब्जी के लिए खाते हो, तो अप स्ट्रीम कहाँ शुरू होगा? अप स्ट्रीम शुरू होगा, आलू की फसल पैदा हो गई, आपने बोरे में बांध लिया, और उसके बाद में डाउन स्ट्रीम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको आपको कहीं वेयर हाउस में रखना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है, ताकि वो खराब ना हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले मित्र रिलेट कर पाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम शुरू होगा वहां पे कोल्ड स्टोरेज से। लेकिन वहीं अगर आलू की चिप्स बनानी हो, वहीं अगर आलू का कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना हो जो वैल्यूडेशन और ज़्यादा करता हो, चिप्स हो गया या और कोई चीज़ होगी, तो वहां पे अपस्ट्रीम कहाँ जाके खत्म होगा? कोल्ड स्टोरेज में। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वो ऐसी जगह है जहां पे अपस्ट्रीम का टॉप है। बाद में फिर उसको वहां से निकाल करके फैक्ट्री में लेके जाएंगे और प्रोसेस करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, जरूरत नहीं है एक ही चीज याद रखने की। तो मैं चाहता हूं अपस्ट्रीम आपको समझ में आ गया, डाउन स्ट्रीम में थोड़ा सा कि भाई कोल्ड स्टोरेज से आपने, वेयर हाउस से आपने निकाला उसी आलू को या उसी संतरे को, और उसको फैक्ट्रियों में आप ले गए, अपने मनपसंद से आपने चिप्स बनाया, मनपसंद से जैम बनाया, माइलन जैसा जूस बनाया, कैंडी बनाया, वो सब किया, और उसको कहाँ तक पहुँचाया? ट्रेनों में, फ्लाइट में लाद करके उसको पहुँचाया मंडियों में, उसको पहुँचाया रिटेल शॉपकीपर्स के पास, थोक बाजारों में, और अंत में किसान जिसने पैदा किया था उसकी थाली में फिर से आ गिरा वही माल, और उसने खाया। तो फार्म से शुरू हुआ था, फोर्क मतलब जो काटा, छुरा काटा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजों वाला। तो ये है इसका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की साइकिल। और मैं चाहता हूँ कि जो अभी दो स्कॉलर हैं, श्रेय और यूनुस, उनके साथ में पहले अप स्ट्रीम पे कुछ पॉइंट पूछता हूँ, फिर डाउन स्ट्रीम पे। चलो श्रेय, अप स्ट्रीम पे बताओ। एक्टिविटी पूछा है, एक्टिविटी कौन कौन सी इन्वॉल्व है? क्वेश्चन से भटकना नहीं, मैं क्वेश्चन फिर से शो करता हूँ। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, उसके क्या कंपोनेंट है, उन्हीं को एग्जांपल से बताना है, तो क्वेश्चन से भटकना नहीं है। चलो श्रेय। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि फार्म तक आने के लिए है, तो सबसे पहले तो क्वालिटी इनपुट्स लगेंगे, सीड लगेगा, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लगेंगे, ऐसी प्रैक्टिसेस लगेंगी जिससे इनपुट्स जो हो बेटर हो, क्योंकि इनपुट अच्छे होंगे तभी अच्छी हार्वेस्ट होगी। तो बेसिकली रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्री के लिए क्या है, जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मलिहाबादी जो मैंगो है यूपी का, वो सऊदी अरब तक जाता है। तो ये उसके लिए क्या क्वालिटी इनपुट चाहिए। फिर हार्वेस्ट एग्रीगेशन चाहिए, क्योंकि अगर एक एक किसान अगर रखेगा या फिर पहुंचाएगा मंडी तक तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हार्वेस्ट एग्रीगेशन चाहिए होगा, ये मैं अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। फिर स्टोरेज और कोल्ड प्री कूलिंग लॉजिस्टिक्स चाहिए होंगे, और इन सब चीजों में एक सेफ्टी नेट रहे, मतलब कि एक स्टेडी सप्लाई बना रहे इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए क्रेडिट्स लगेंगे, इंश्योरेंस लगेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो है वो मेन अपस्ट्रीम एक्टिविटीज है। ठीक है, यूनुस सर प्लीज अ फ्यू पॉइंट्स। सर जैसे कि आपने बहुत सही बताया, जैसे कि द होल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द फार्म टू द फोर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि आपको बस ये देखना है कि एग्रीकल्चर कराने के लिए क्या क्या इनपुट्स लगते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, यही हमारी इस चेन को बना रहे हैं। तो जैसे श्रेय ने बहुत सही बात करी कि हमारे जो रोबस्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक, वेरी गुड। तो देखो बस टर्मिनोलॉजीज चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब जैसे सर ने बताया था कि बीच में इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा अपस्ट्रीम क्या बनने वाला है, डाउनस्ट्रीम क्या बनने वाला है। कि अगर आप बात कर रहे हो कि आलू की चिप्स पहुंचनी चाहिए कंज्यूमर के पास फाइनली, तो बीच में फाइनल प्रोडक्ट के पास क्या पहुंच रहे, इनपुट्स क्या रहेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, अपवर्ड स्ट्रीम। और उधर से आउटपुट के जाने का हमारा जो रास्ता कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट। वही सारी चीजें हमारी इसमें रहेंगी। तो जैसे श्रेय ने बताया कि अगर हम इनपुट की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, तो सबसे मेन चीज क्या होगी भाई, आपके पास रॉ मटेरियल सीड्स आपके चाहिए, है ना। उसके बाद आपने सीड आपके हो गए, फिर आपके क्रेडिट सिस्टम, ये भी पार्ट बनता है। क्योंकि अगर आपके पास, आपने देखा फार्मर्स के पास अगर लोन नहीं ले पाएगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, तो वो कहाँ से वो मतलब खेती करने वाला है। तो ये सारे उसके पार्ट बनेंगे। ग्रो हो गया, ग्रो होने के बाद अभी उसको हमें स्टोर करना है, ये तो ये सारे इनपुट्स आपके होंगे, तब जाकर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो यूनिट है फूड प्रोसेसिंग की, वहां जाकर ये पहुंचेगा। वहां से फिर अब हमारा डाउनस्ट्रीम शुरू होगा, जब हम कंज्यूमर के पास लेके जाने वाले। तो वहां से क्या होगा, सबसे मेन चीज आपका आउटपुट निकला, वहां से अब आपको उसके क्या करनी होगी, पैकेजिंग करनी होगी,
तो पैकेजिंग को आप उसको डाउनस्ट्रीम वाले पार्ट में डालोगे, पैकेजिंग करने के बाद आपको क्या करोगे, उसको भाई मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, वो सारी चीजें होंगी। फिर आप रिटेल दुकान पर आएगा सामान। अब दुकान पे आने से पहले भी कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा ना, तो वो एक स्टोरेज हमारा आ गया, स्टोरेज के बाद दुकान पर आ गया, दुकान के बाद आप पहुंच गए लेने के लिए। ये हो गई आपकी डाउनस्ट्रीम। वैलिड। इससे पहले मैं कंटेंट दिखाऊं, बस एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं कि सप्लाई चेन एक वर्ड उसने इस्तेमाल किया है। ठीक, जिस तरह से कोविड में सप्लाई चेन टूटा था तो चीज़ें महंगी हो गई थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी वर्ल्ड इकोनॉमी में, वैसे ही फूड प्रोसेसिंग में भी अगर सप्लाई चेन टूटा, कोई जंजीर की कोई एक कड़ी टूटी, सपोज कोल्ड स्टोरेज में टाइम पे नहीं पहुंचा, वेयर हाउसिंग में टाइम पे नहीं पहुंचा, खेती और किसानी जहाँ पे हो रहा है फार्म पे ही प्रोडक्ट आपका पड़ा रहा, तो बर्बादी होगी। ICAR का डेटा कहता है, 4-5 साल पुराना है, कि 92,000 करोड़ रुपीज की जो हॉर्टिकल्चर है, जो फसलें वो खेतों में ही सड़ जाती, बर्बाद हो जाती, ऑफिशियल डेटा है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपकी सप्लाई चेन में जरा भी डिसरप्शन आएगा तो इससे लॉसेस होंगे, जो इकोनॉमी के लिए, एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब कंटेंट दिखाते हैं। अब चूंकि ऑलरेडी डिस्कशन हो गए हैं, श्रेय और यूनिस सर ने पॉइंट बता ही दिए हैं कुछ कुछ, तो बस मैं खाली जो कंटेंट में लिखा है वो बता दे रहा हूँ, कोई समझाने वाला नहीं हूँ इसमें। ठीक, तो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन एक दे दो आप। इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं कुछ भी, क्या दे सकते हैं कि भाई जो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट तो काफ़ी रोबस्ट है, 7.26%, जो नेशनल जो ओवरऑल एवरेज जो ग्रोथ रेट है या तो उससे थोड़ा ज़्यादा है या उसके बराबर है, ज़्यादा ही है थोड़ा सा। दूसरा, चूंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप 1 करोड़ रुपए लगाते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या हाईटेक सेक्टर में, IT वगैरह में, तो एवरेज एक डेटा है 1 करोड़ रुपए में कहीं 6-7 नौकरियां पैदा होती। जबकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आप एक छोटा सा कोई प्लांट ही लगा लीजिए जहाँ पे चावल की पॉलिश होती है, चावल की कुटाई, धान की कुटाई होती है, तो भी उसमें 4-5 लोगों को रोजगार मिल जाता है 4-5 लाख रुपए में। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है वो जॉबलेस ग्रोथ का एक अल्टरनेटिव है, रोजगार विहीन जो विकास है भारत में उसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर आवर सोशल डेवलपमेंट। तो बात ही हो गई इंट्रोडक्शन की। टोटल जो अभी GBA मतलब ग्रास वैल्यू एडिशन, यानी इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट है उनकी जो टोटल वैल्यू है, वैल्यू एडिशन है, वो कितनी है, 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। अब बोलोगे मास्टर 2021-22 का डेटा क्यों दिया, तो भाई 21-22 का डेटा इसलिए दिया क्योंकि 6 फरवरी 2024 को जो लास्ट टाइम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर PIB की रिपोर्ट आई उसमें डेटा उन्होंने 21-22 का ही यूज किया, चूंकि उनके पास भी ये डेटा ही अपडेटेड रहा होगा इसलिए यूज किया। ठीक, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या लाइफ साइकिल अप्रोच के हिसाब से हम इसको दिखा सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं अपस्ट्रीम में और कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट एक्टिविटी के डाउन स्ट्रीम में। तो पहले अपस्ट्रीम देख लेते हैं, खेती से लेकर के और प्रोसेसिंग के जस्ट पहले तक। तो सबसे पहले आप भाई रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करोगे ना, बुआई करोगे, निराई करोगे, ये सब कच्चा माल आएगा। उन कच्चे माल को क्या करोगे, ये तो पहले होना चाहिए था, ये वाला पॉइंट पहले होना चाहिए था, गुणवत्तापूर्ण जो बीज है प्रायोरिटाइज नहीं किया गया पॉइंट, ये पहले आना चाहिए था कि भाई बीज अच्छा होगा तो ही फसल अच्छी होगी। फिर उनकी कटाई करोगे, उनको ग्रेडिंग करोगे ताकि अच्छी क्वालिटी की सीड एक तरफ, अच्छा प्रोडक्शन एक तरफ, थोड़ा सा मीडियम प्रोडक्शन दूसरी तरफ। ठीक है, फिर क्या करोगे, लॉजिस्टिक्स, यानी कि उनको ट्रकों में भरोगे, गोदाम तक लेके जाओगे, या कोल्ड स्टोरेज की जगह है अगर फल वगैरह है, हॉर्टिकल्चर है तो वहाँ तक लेके जाओगे। ठीक, आप इंश्योरेंस भी कराओगे, क्रेडिट इंश्योरेंस भी कराओगे ताकि ऐसा ना हो कि फसल खराब हो जाए और आपका घाटा लग जाए। आपको पता होगा जब तूफान वगैरह आता है, साइक्लोन वगैरह आता है तो क्या होता है, साउथ में जो फसलें हैं प्याज की वो खराब हो जाती, तो महंगाई, महाराष्ट्र में जो लातूर बहुत बड़ा एरिया है, प्याज का उत्पादक है भारत में सबसे बड़ा, लासलगांव सब्जी प्याज की मंडी आपको पता होगा, तो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं होती तो प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, क्रेडिट और इंश्योरेंस यानी कि बीमा कराते हैं। बट दिक्कत की बात है, यही लिमिटेशन में भी हो जाएगा आगे चल करके, भारत में टोटल जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 3%, उसमें से भी लाइफ के लिए, अब वो चाहे जानवर हो या इंसान हो, 1.9% है, और बाकी 0.5% के आसपास, आई थिंक 0.9% के आसपास नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है भारत में। तो ये कितना कम है, इससे आप समझ सकते हैं। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो प्रोसेसिंग एंड कंप्लायंस, भाई आपने कोल्ड स्टोरेज में रखा था आलू,
उसी आलू को आपने उठाया और उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे किया कि आपने उसका छिलका उतारा, छिलका उतार करके आपने चिप्स बनाना है चिप्स बनाया, कुछ और बनाना है और बनाया। यही बात जो अभी श्रेय ने एग्जाम्पल में बताया था मलिहाबादी आम का। तो आम को आपने, अच्छा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि गर्मी के मौसम में मुझे एक दिन जामुन शॉट पीने का अवसर मिला। जामुन शॉट मतलब जामुन का जो पल्प था उसको फ्रीज करके रखा था, फ्रोजन था, और उसी को निकाल करके फिर गिलास में भर करके उसने दिया। बहुत टेस्टी था जामुन, बिल्कुल ओरिजिनल जामुन था। तो मैंने पूछा कैसे करते हो, तो कहा एक कोल्ड स्टोरेज से बगल से लेकर के आ जाता हूँ रोज। तो शहरों में, बड़े शहरों में सुविधा है कि जामुन जो बारिश के सीजन में होता है उसको उसी समय उसके पल्प को उतार करके प्रोसेस करके, ताकि खराब ना हो, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और पूरे साल यूज होता है। लेकिन ये सुविधा उत्तर प्रदेश, बिहार और बीमारू जैसे राज्यों में, गरीब राज्यों में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड तो बहुत होता है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन तो बहुत है, जामुन तो बहुत होता है, लेकिन उसका वैल्यूडेशन इकोनॉमी में नहीं हो पाता है। सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से, लॉजिस्टिक की वजह से, वेयर हाउसिंग की वजह से, बाकी प्रॉब्लम की वजह से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं है। ठीक, कोल्ड चेन एंड वेयर हाउसिंग उसी में कवर हो जाएगा। पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, आपको पता होगा ओडीओपी अभी जो स्कीम है, इतनी सफल स्कीम है, जापान से हमने उधार लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इतना शानदार काम किया कि अब पूरे भारत में इसको भारत सरकार प्रमोट कर रही है, और जो हमारी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, वहाँ पे भी इसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि विदेश वाले भी जाने। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ओडीओपी एक बड़े जो उसने काम किया है ब्रांडिंग का, कि मान लो कोई एक आंवला था जो प्रतापगढ़ में होता है, लोगों को नहीं पता था कि प्रतापगढ़ का आंवला बहुत शानदार होता है, लेकिन आज महाराष्ट्र वाले, राजस्थान वाले, साउथ वाले हर कोई प्रतापगढ़ का आंवला मंगाते हैं, इसलिए प्रतापगढ़ का आंवला जो है महंगा बिकता है, वहाँ के किसानों को अच्छा रेट प्राप्त होता है। डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, श्रेय बताना वो कौन कहते थे, कार्ल मार्क्स कहते थे, कौन कहता था कि जो फेमाइन है वो प्रोडक्शन का मामला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा तो भुखमरी भी आ सकती है और सप्लाई चेन में भी दिक्कत हो सकती है। तो मॉडर्न जो है जो मेथड्स हैं उसमें मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है उसको अपनाया जाए तो हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो जाएगा तो ख़राब नहीं होंगे, इससे ओवरऑल जो लॉस है वो कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट और सर्टिफिकेशन, पता चलता है बहुत अच्छा आपने सब कुछ किया लेकिन वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा एक बहुत बड़ा जहाज आम से लद करके अमेरिका गया था, वापस कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो रेडिएशन होता है ताकि वो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ सके, उस रेडिएशन को करने के बाद सर्टिफिकेट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था एक्सपोर्टर को, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसे वापस कर दिया, तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो सर्टिफिकेशन का एक मामला है जिसकी वजह से हमारी सामान सस्ती भी बिकती हैं और कई बार वो फाइटो सैनिटरी मेजर की वजह से वापस भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक सर्टिफिकेशन का एक और प्रकार है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, मसाले वगैरह के लिए सर्टिफिकेट देता है जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो बेहतर हो पाता है। कंक्लूजन वही जो श्रेय ने कंटेंट में लिखा है, ट्रिपल विन, तीनों को लाभ। किसको लाभ? किसानों को भी लाभ होगा, ज़्यादा उनको इनकम प्राप्त होगा, बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। जो कंज्यूमर हैं उनको भी लाभ, भाई सस्ता भी मिलेगा, पौष्टिक भी, सुरक्षित भी और एक्सेसिबल, अवेलेबल, अफोर्डेबल। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट? वैल्यूडेशन ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट उससे बढ़ेगा। तो ये था पहला सवाल। ठीक, अब दूसरा सवाल मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद चर्चा करते हैं जो हमारे साथी टीम मेंबर्स हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल है, हाउ डज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द स्ट्रक्चर? हाँ बोलो। नहीं बिल्कुल, आपको इजाजत है, बोलिए प्लीज। तो बेसिकली देखो, जैसे कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम है ना, हमें ना कुछ चीजों को पैरेलल मैपिंग करनी सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसे चांसेस, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, हमारे लक फेवर में काम किया, बट थीम रिपीट जरूर होगी। तो वी हैव टू हैव एन आइडिया कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वो किसी और की भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए माइनिंग की भी पूछ सकता है। तो अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें हर चीज को नहीं पढ़ने की जरूरत है, हम उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज है, बेसिक कंपोनेंट हमें तैयार करना होता है। एक मैं बहुत छोटी सी आपको एक एनोलॉजी समझा रहा हूँ, जिनको अगर ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि सर कैसे याद करना है, बहुत सिंपल है। आप लोग क्या एस्पायर कर रहे हो कि भाई आप फाइनल बनो पीसीएस ऑफिसर, है ना? तो आप अभी क्या हो? एस्पिरेंट हो, और फाइनली बनना क्या चाहते हो? पीसीएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर, जो भी है, अगर यूपीएससी वाले हैं आईएएस और आप क्या। तो अब आपकी अपस्ट्रीम क्या होने वाली है? बीच में कौन मेजर कंपोनेंट बैठा हुआ है? यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी, एक आप मान लीजिए। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस तक जाने के लिए जो जो आपको करना है, रॉ मटेरियल क्या होगा आपका?
तैयारी करोगे, आंसर राइटिंग लिखोगे, एड मेथड ज्वाइन करोगे, क्लासेस लोगे, वो सारे हो गए आपके रॉ मटेरियल। डाउन स्ट्रीम क्या शुरू होगा, वहां से आपका रिजल्ट आएगा, प्रोसेसिंग के लिए वो आपको कहाँ भेजेंगे, एकेडमी भेजेंगे, वहां आपकी ट्रेनिंग होगी, वहां पर आपका एक्सपो वो सर्टिफिकेशन मिलेगा जब आप पास आउट करोगे। फिर क्या होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट दे दी जाएगी या कार्डर दिया जाएगा, वो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। और फाइनली आप कहाँ पहुंच गए, लोगों के पास, यानी कंज्यूमर को सर्व करने। तो इस टाइप की एनोलॉजी आई होप वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी, अगर इस टाइप का थोड़ा फन वे में चीजों को याद करो। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, थैंक यू ये सर जो अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला जो सर ने थीम बताया, जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए है, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम किसी भी सेक्टर में आ सकता है, जैसे सर ने बोला माइनिंग के लिए भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, वैसे मान लो अगर सवाल कभी नहीं भी आया है तो भी जो आपका संचित ज्ञान है उसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा। अब अंत में रट्टाफिकेशन तो चल नहीं रहा है, और इसी बहाने थोड़ा ताना भी मार देता हूँ, जो लोग रटाते हैं ना पीडीएफ बेच करके, चैट जीपीटी के ज़माने में हर कोई कंटेंट क्रिएटर है और पीडीएफ बांटने वाला मास्टर, ये मैं बोलता हूँ टीचर। तो जब हर कोई आजकल टीचर बना बैठा है, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बना बैठा है, तब जो एक मौलिक चिंतन है, वो मौलिक चिंतन कहाँ से आएगा? और मौलिक चिंतन नहीं आएगा तो जरा भी उटपटांग सवाल पूछेगा, रिलेटेड ही रहेगा, सिलेबस से ही रहेगा, बट इंटरलिंकेजेज ना कर पाने के अभाव से, चिंतन ना कर पाने के अभाव से आप नहीं कर पाओगे। फिर से कह रहा हूँ, माल बेचो कार्यक्रम नहीं है, मेंस चिंतन का कार्यक्रम है, मेंस सिलेबस को कवर करने का माध्यम है, और मेंस जो है होलिस्टिक स्टडी करने का माध्यम है। तो होलिस्टिक पढ़ाई कर लो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट होलिस्टिक पढ़ाई कर लो। मेंस ठीक से नहीं पढ़ोगे, होलिस्टिकली नहीं पढ़ोगे, तो मेंस तो कभी होगा नहीं जिंदगी में, प्रीलिम में भी दिक्कत होगी। ठीक है ना? और यही चीज़ साल भर से 1.5 साल से कहा जा रहा है। अगला सवाल दिखाते हैं सर, ठीक है? ये सर थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिए, थोड़ा क्रिटिसाइज भी कीजिए किसी इंस्टीट्यूट को नहीं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, जिसकी वजह से यूपीपीसीएस, स्पेशली जो हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, यूपीएससी नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले, उनका जीवन नरक हो गया। क्योंकि आप सब यूपीएससी वाले हैं, हम यूपीएससी वाले हैं, तो हमें वो आसान लगती है, लेकिन आसान है नहीं इतनी। दूसरा जो सवाल है वो है इकोनॉमी पर ही कि हाउ डज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इवेल्युएट। यूनुस सर तैयार रहिए इवेल्युएट का मतलब समझाने के लिए बच्चों। हाउ डज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने भारत में रोजगार की संरचना को किस प्रकार बदला है, विश्लेषण कीजिए। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन की डिमांड बताऊं, मेरा काम यहाँ पे बस मीडिएटर का है, मॉडरेटर का है, एंकर का है। बाकी ज्ञान तो यूनुस सर और श्रेय ही दे रहे हैं, ठीक है? तो मुझसे ज्ञान की एक्सपेक्टेशन मत करो, 1.5 साल से वहीं बांट रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे साइड होना चाहिए धीरे धीरे। तो नए लीडर्स को, बड़े लीडर्स को आपके सामने लाना चाहिए। तो यूनुस सर, ये इवेल्युएट कह रहा है, इसका मतलब बताओ जरा। सर जैसे ये चीज आपने बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की डिमांड वो कीवर्ड जो टेल वर्ड्स हैं वो बताते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, हम लोगों ने एक फॉर्मेट बना रखा है, कोई भी चीज आएगी उसको ये ऐसे ऐसे लिख देना है। फिर हम कहते हैं कि देखो हमने लिखा सब है, पेज भर कर आए हैं, लेकिन नंबर नहीं आए, सिलेक्शन नहीं हो रहा। रीजन ये है कि डिमांड नहीं समझ पा रहे। इवैल्यूएट को मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको कि इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है। आप सब लोगों ने स्कूल में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता था, वो क्या होता है, आपके इवैल्यूएट करते थे ना आपको। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाता है कि भाई इसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, कैसा रहा, वही चीज इवैल्यूएट होता है ना। अब यहां पर भी यही चीज आ रही है कि यहां पर क्या कह रहा है कि भाई कैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इसने एम्प्लॉयमेंट का जो आपका स्ट्रक्चर है उसको कैसे चेंज करे, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो आप क्या करोगे, अब यहां पर कुछ आप पैरामीटर्स निकालोगे कि एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या पैरामीटर। अब वहां पर आप इसको कैसे करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि भाई इतना था, इतना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यही चीज आपकी आ जाती है, यहीं से आपकी क्लैरिटी शो होगी। यहां पर कुछ चीजों पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं बच्चे। कुछ सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, यहां पर नंबर्स के साथ आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इवैल्यूएट पूछा, अगर यहाँ पर आप डेटा को नहीं कोट कर रहे हो, है ना, तब फिर वैसा वही लगेगा कि भाई बहुत ही जेनरिक बातें कर रहे हो। ये तो सबको पता है ना, बेरोजगारी बढ़ गई, ये हर कोई जानता है। लेकिन जब तक आप नंबर्स के साथ बात नहीं करोगे तो लगेगा नहीं कि भाई एक यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रहा है। सिमिलरली जैसे आपने सुना होगा, पॉलिटी में कहा जाता है कि आर्टिकल्स को आप कोट करिए, तो इट मिट साउंड कि हाँ
रीडेड पर्सन हो, आप पढ़े लिखे आदमी हो। पेपर का अगर आप नाम देखो, जनरल स्टडी है, जनरल है, सबको पता होता है आंसर, सब जानते हैं, लेकिन आपको दिखाना है कि भाई हाँ आप एक ऑफिसर मटेरियल हो। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ आ गई, इवेल्युएट का पर्पस क्या है। हमें क्या करना है, कुछ पैरामीटर्स निकालने हैं, आइडेंटिफाई करना है, और उस पर हमें देखना है उसके परफॉर्मेंस को कि उसने कैसे काम किया है। हाँ, कोई डाउट? आई थिंक हिंदी में गलत लिख गया है यूनिस सर, ये विश्लेषण शब्द हिंदी में लिख गया, एवेल्युएट का मतलब मूल्यांकन होता है, तो हाँ, मूल्यांकन। एक्चुअली गलत लिख गया। अगर मैं इसको सीधे बॉटम लाइन बोलूं, मूल्यांकन का मतलब होता है कि भाई आप नीर-छीर का विवेक करना कि जो बात कही जा रही है कितनी हद तक सही है, क्या अच्छा है और फिर उसमें कमियां क्या हैं। मूल्यांकन का मतलब यही है ना कि जो अच्छाई होता है उस पे मार्क्स अवार्ड करता है, नहीं तो फिर वो कट करता है या कम देता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो जो यूनुस सर ने पिछले वाले सेशन में भी बोला था कि भाई इकोनॉमिक एडवाइजर बात करेगा तो डेटा पे बात करेगा, रिपोर्ट पे बात करेगा, पॉलिटिशियन बात करेगा तो घुमा घुमा के हाँ जब क्या कहते हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, बट वो क्या है, हैं तो मुमकिन है, ऐसी बातें करेंगे तो वो करेगा। तो पॉलिटिशियन जैसी बातें नहीं करनी है। इसको मैं ओपनिंग स्टेटमेंट बोलूं, फिर श्रेय मैं इस पे आपसे सबसे पहले आऊँगा। कह रहा है सवाल कि नई आर्थिक नीति ने रोजगार की जो संरचना है, जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है, उसको किस प्रकार से बदला है, मूल्यांकन करना है, विश्लेषण नहीं मूल्यांकन करना है। तो नई आर्थिक नीति पहले तो पता होना चाहिए, और यहाँ पे डेटा और डेफिनेशन वाला इंट्रो नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस वाला इंट्रो चलेगा। कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, रोजगार की संरचना पर। तो आपको बताना है इंट्रो में कि भाई फिलहाल के लिए कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसके बाद की जो सिनारियो है वहाँ पे। तो ये इंट्रो दे देना है। उसके बाद आपको सेक्टर वाइज अप्रोच लेना है, जो श्रेय ने कंटेंट में यूज किया है। आई थिंक श्रेय सेक्टर वाइज अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि रोजगार ऐसा तो है नहीं, रोजगार का मतलब सिर्फ रोजगार, रोजगार कहाँ पे, कौन से सेक्टर में, उसमें प्राइमरी सेक्टर भी है, सेकेंडरी सेक्टर भी है, टर्सरी सेक्टर भी है। तो प्राइमरी सेक्टर में रोजगार, पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में प्राइमरी सेक्टर में रोजगार घटा है, बढ़ा है, क्या हुआ है और क्यों, उसको भी आपको मूल्यांकन के दायरे में रखना है। दूसरा सेकेंडरी हो गया, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, अगर कम है तो क्यों, और टर्सरी में भी वही काम करना है। और फिर मुझे लग रहा है ये श्रेय, इसमें हमने फिर से गलती की, 12 नंबर 8 नंबर नहीं लिखा है। अगर ये 12 नंबर का सवाल है तो हम इसमें वे फॉरवर्ड भी यूज करेंगे। 8 नंबर का 8 नंबर का है, फिर भी वे फॉरवर्ड यूज कर देने का मुझे लग रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे लिमिटेशन साथ में बता रहे हैं, कमी साथ में बता रहे हैं। ठीक है, अगर कमी आप अलग से बता रहे हो तो फिर आप वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन में इंक्लूड करो। श्रेय, इस पे ओपनिंग रिमार्क्स आपका। आई थिंक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ा है, 2-2 पॉइंट, फिर यूनुस सर आपके पास आते हैं प्लीज। ठीक है, तो जैसे सर ने कहा कि पैरामीटर्स यूज करने हैं, एम्प्लॉयमेंट तो बड़ा टर्म हो गया, स्ट्रक्चर करने के लिए हमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, उसके बाद हम थोड़ा सा और पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट कैसा हुआ है, फिर स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड क्या हुआ है। अगर हम एक एक सेक्टर को पकड़ें, प्राइमरी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर वर्कफोर्स डिक्लाइन हुई है, बट अभी भी एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मेजर कीवर्ड होगा। आपको दिखाना है कि 3 लोग हैं, अगर वो 3 में से अगर एक चला भी जाए तो प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आएगा एग्रीकल्चर में, इसी को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में फिर से, क्योंकि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़े हैं, तो आपको कुछ पॉजिटिव वहां लिखने हैं पहले वाले में जिसमें पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहे हैं, प्रोग्रेसिव इंपैक्ट दिखा रहे हैं, और कुछ पॉइंट आपको नेगेटिव में दिखाने हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन बढ़ी है, लेकिन इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चाइल्ड लेबर काम करते हैं, विमेन काम करती हैं, जेंडर इनइक्वलिटी का पॉइंट आता है इसी में, यहाँ पे इन द इनइक्वलिटी इन द वेजेस। तीसरा है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिटेड सेक्टर है, हमें पता है ये बात 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, और इंडिया की सबसे बड़ी इशू यही है कि जॉबलेस ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर से हम लोग सर्विस सेक्टर में जंप कर गए हैं, जिसकी वजह से एक बेस क्रिएट नहीं हुआ है। इसकी वजह से एक वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, पोलराइजेशन हुआ है। पोलराइजेशन की वजह से जेंडर एक इनकम इनइक्वलिटी जनरेट हुई है, जिसमें क्या है कि एक तरफ तो आईटी की हाई पेइंग जॉब्स हैं, एचएफटीज होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स स्टॉक्स में है, वो बहुत पैसा दे रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, लो पेइंग गिग इकोनॉमी जनरेट हुई है। तो ये पोलराइजेशन दिखाना जरूरी है टर्शरी सेक्टर में। ठीक है यूनुस सर, प्लीज शॉर्ट में कुछ कुछ पॉइंट बताने हैं, ताकि कंटेंट तो है ही ऑफ कोर्स,
टू द पॉइंट, एक तो जो अप्रोच बताया सेक्टर वाइज, अगर इसका कोई अल्टरनेट अप्रोच है तो भी आप बता सकते हैं। नहीं, बेसिकली अगर अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट के जो स्ट्रक्चर, जो कंपोनेंट आते हैं वो यही आते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना। तो एक वो कंपोनेंट आता है, आप वहां से शुरू कर सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, स्किल्ड वाला और अनस्किल्ड वाले में आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट कैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये कीवर्ड्स आप देखते ही सुनते हो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और कोई अगर आप चाह रहे हो तो उसमें आपका एक आ सकता है, जैसे अगर आपने स्टेटिंग में पढ़ा टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, कई तरह की एम्प्लॉयमेंट हुई है, तो वो भी एक पैरामीटर पे देखो। कहने का मतलब ये है, कान चाहे यहां से पकड़ो या फिर यहां से पकड़ो, पकड़े आप कहा नहीं रहे हो। तो जैसे श्रेय ने बताया कि हम ये वाली अप्रोच लेके चले जाएं, तो आप वहां से भी पॉइंट्स वही आओगे। अगर आपको क्लैरिटी है तो पॉइंट वही निकलेंगे, ठीक है। अगर आप टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला अप्रोच फॉलो करोगे, वहां पर भी यही बात करोगे ना कि भाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है ना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसी हो रही है आपकी, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। तो सेम फॉर्मेट है आपका अल्टीमेटली। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर, गॉट इट। तो क्या करते हैं अभी, कंटेंट जब इनको दिखाते हैं, भले वो सेक्टर वाइज इम्पैक्ट क्या पड़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लेकिन सेक्टर वाइज का मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर अपने आप में कोई एब्सोल्यूट टर्म है। प्राइमरी सेक्टर में भी महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि डेटा बताता है कि गांव में जो खेती हो रही है वहां पे 73% महिलाएं काम करती हैं खेतों में, जबकि 40% पुरुष खाली काम करते हैं। एलपीजी रिफॉर्म के बाद हुआ क्या है कि जो शहर हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पावर सेंटर्स, हब बन गए हैं। 80% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो शहर देते हैं। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो कार्यशील जो आयु या कार्यशील जो जनसंख्या है वो गाँव से शिफ्ट होकर के शहरों में आ रही है। तो एग्रीकल्चर में पुरुष कम काम करते हैं, महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं। इसकी वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। और एलपीजी रिफॉर्म का तो रिफॉर्म क्या, ये तो एक उसका नुकसान हुआ ना कि औरतें ज़्यादा खेत में चली गई, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, उनका जो यूँ कह लो कि उनकी जो श्रम की कीमत है वो कम हुआ। तो सबके श्रम की वैल्यू सेम तो नहीं रही, गांधी जी जो कहते थे। एक बार देखते हैं इसको सेक्टर वाइज भी और हॉलिस्टिक रिव्यू करते हैं, जेंडर का भी, सोसाइटी का भी, अर्बन रूरल डिवाइड का भी, हर चीज़ को देखते हैं। ठीक, तो छोटा सा इंट्रो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया तो उसने किस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रक्चर को बदला है। और उसको एक बड़ा एग्जांपल है कि भाई 1991 में एग्रीकल्चर में, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाला भी डेटा आप दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर में इतना एम्प्लॉयमेंट था और आज एग्रीकल्चर में जो लगे हुए लोग हैं वो सिग्निफिकेंटली बहुत कम हो गए हैं। फिर आप बता सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है ओवरऑल बता सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.2% ही खाली है। अब सीधे सीधे सेक्टर वाइज अप्रोच ही देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर में हुआ ये कि जो खेती में लगे हुए लोग थे वो सिर्फ 42%, 40% बचे हैं, जो मॉस्पी का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, एमपी-लैट्स स्कीम यही एग्जीक्यूट करती है। जस्ट आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। 64% से घट करके 42% तक लोग बचे यहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, और वो भी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा है इसमें। दूसरा, प्राइमरी सेक्टर में ही जैसा कि भी बात हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में जो 64% लोग जो काम करते थे, पहले एम्प्लॉयमेंट था 1991 में एलपीजी रिफॉर्म के टाइम पे, वो 42% तो बचा है। लेकिन वहीं एक बदलाव ये देखा गया है कि 40% पुरुष काम करते हैं खेतों में और 70% से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी इसमें बहुत तगड़ी देखी जा रही है। यानी कि महिलाएं ज़्यादा अनप्रोडक्टिव कामों में इन्वॉल्व हुई, जिससे उनका जो जीवन स्तर है, उनके श्रम की जो कीमत है वो घटी है, और पुरुषों की ऑफकोर्स थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि महिलाओं की मोबिलिटी कम होती है, महिलाओं के पास अपॉर्चुनिटी कम होती है, महिलाओं के पास स्किल डेवलपमेंट कम होता है, तो शहरों में नहीं जा सकती। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कौन जाएगा? एक कॉमन फिनोमेना है कि आई थिंक श्रेय तुमने इसमें डाला है लुइस का मॉडल यहाँ पे। जी सर, लिखा कहाँ हुआ पे है, एग्जैक्टली ऊपर ही लिखा हुआ कहाँ पे? सेक्टरल डेफिनेशन में ही पहले प्राइमरी सेक्टर में ऊपर इसके जस्ट। अच्छा, ओके, सॉरी सर। अब देखो यहाँ पे, जैसे श्रेय ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि लुइस मॉडल, इसको आप लिखोगे तो वैलिडेशन होगा कि लुइस मॉडल में क्या होता है कि भाई यूरोप से एग्जाम्पल लो, यूरोप में खेती हो रही थी और वहाँ पे जो सरप्लस आया
थोड़ा सा, उस सरप्लस से लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, या थोड़े लोग काबिल हो गए, थोड़ा पढ़ लिख गए, या नहीं पढ़ लिख गए, मोबिलिटी उनकी बेहतर थी तो शहरों में चले गए, मैनचेस्टर में कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगे, लंका शहर के किसी खेती वाले एरिया से उठ करके वो शहरों में चले गए। अब जो वहां पे शहरों में गए सेकेंडरी सेक्टर में, उनके जो बच्चे पैदा हुए वो बड़े स्कूलों में गए, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, और वो हाई जो प्रोफाइल वाली जॉब्स थी, मैनेजमेंट था, हाई स्किल्ड वाली जो जॉब थी उसमें चले गए। इस तरीके से इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। भारत में दिक्कत हो गई, भारत में एग्रीकल्चर का सरप्लस तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हैंड टू माउथ थे हम हमेशा। एग्रीकल्चर का सरप्लस ना होने की वजह से सेकेंडरी सेक्टर डेवलप ही नहीं कर पाया। आज भी 20% कंट्रीब्यूशन है लगभग सेकेंडरी सेक्टर का, जबकि हमारा एम ही है, आइडियल एम है कि 25% तक इसको लेकर के आएंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है, वो भारत में कम इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर का सरप्लस ना होने की वजह से पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया वहां पर। और जब पर्याप्त इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी सेक्टर में नहीं हो पाया, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो पाया, तो जो रोजगार का सृजन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसलिए बेरोजगारी भारत में बहुत ज्यादा है। अब सरकार कहेगी 3.5% है, 3.2% है, बट अगर आप उसका डेटा लें, CMIE का डेटा लें, पता नहीं कितना रिलायबल है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो कह रहे 9% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। और जब सेकेंडरी सेक्टर बूम करता है, जैसा कि चाइना का सेकेंडरी सेक्टर बूम कर रहा है, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता, एक्सपोर्ट हाउस बनता भारत, जिससे एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट होता, जिससे कि स्किल्ड लोग और ज़्यादा निखर करके आते, ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी होती, दुनिया में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम नॉलेज इकोनॉमी में बहुत बेहतर कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट बेहतर होता तो। लेकिन वो सब भारत में हो नहीं पाया। भारत सीधे प्राइमरी सेक्टर से कहाँ चला गया, टर्सरी सेक्टर पे, तृतीयक क्षेत्र में। और वो भी क्या करने लगा, ऐसा नहीं कोई नॉलेज एक्सपोर्ट कर रहा है भारत सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत BPO बनकर रह गया है। भले भारत की जो संभावनाएं अपार हैं, बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत हाई स्किल्ड लोग हैं भारत में, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कमी है। जो ऑर्गेनिक मौलिक जो काम है कम कर पा रहे हैं। स्टार्टअप भी किस टाइप के स्टार्टअप हैं पीयूष गोयल के शब्दों में कहें तो अमीर लोग अपने घरों में कुछ गरीब लोगों से सस्ती दरों पर अपने घरों में खाना मंगाते हैं, इस टाइप के स्टार्टअप है भारत में। तो निश्चित तौर पे उससे हमारा लॉस हुआ है। तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, जो डिपेंडेंस था, एम्प्लॉयमेंट था प्राइमरी सेक्टर में, वो कम हुआ है। लेकिन महिलाओं की जो एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में वो बढ़ी है। इसी को कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग था, कंस्ट्रक्शन था, ये सब एक्टिविटीज तो बढ़ी हैं। टेक्सटाइल आज भी एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। लेकिन हुआ क्या उसमें, टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं बन रहा है। हैंडलूम, पावरलूम वहीं पुराने टेक्निक पर, आउटडेटेड आउटमोडेड डिजाइनिंग पे डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ जॉब है, जो पेइंग कैपेसिटी है उन हब्स की, उन कारखानों की, वो कम होने की वजह से उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। ठीक है, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वो रोजगार भी कोई अच्छा रोजगार नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सेकेंडरी सेक्टर में, इससे इनकार नहीं कर सकते। बट साथ ही साथ चुनौती क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देखा गया है। 80% हमारे जो वर्कर हैं वो आज भी इनफॉर्मल जॉब में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। उसका एक बड़ा कारण क्या है, बड़ा कारण है कि चीज़ें तो हमने प्राइवेटाइज कर दी, LPG रिफॉर्म तो कर दिया, जो कि सवाल भी पूछ रहा है कि भाई LPG रिफॉर्म का क्या इम्पैक्ट हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हुआ एम्प्लॉयमेंट पर। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट हुआ कि जॉब्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा हो गए। प्राइवेट सेक्टर आने की वजह से गिग इकोनॉमी काफ़ी बढ़ी, इसलिए लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं रही, लोगों के पास जो सोशल जस्टिस इंश्योर होता, जिससे उनका वेलबींग होता, वो नहीं इंश्योर हो पाया। टर्सरी सेक्टर में क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर में रोजगार तो बढ़ा। रोजगार किसका बढ़ा, उनका बढ़ा जो ज़्यादा स्किल्ड थे, उनका बढ़ा जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, श्रेय जैसे थे, IIT से पढ़ के आए थे, उनको रोजगार तो मिला। लेकिन नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो बहुत कम हुआ। टर्सरी सेक्टर में क्या है, डेटा सेंटर आप लगाओगे। टर्सरी सेक्टर में क्या है, आप कोई कंसल्टेंसी शुरू करोगे, मैनेजमेंट का काम शुरू करोगे, आप मेटा और गूगल के ऑफिसेस खोलोगे। वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ हजार लोगों को। इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, बिलियंस ऑफ डॉलर कर रहे हो, यानी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट औसत होने पर 6-7 लोगों को रोजगार खाली मिल पा रहा है। तो यहां पे प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं है, मास प्रोडक्शन है। और भारत में टर्सरी सेक्टर भले 50%, 55% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है GDP में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्विसेज को हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हो रहा है, उससे
नॉलेज इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है, जिससे हम नॉलेज एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी कब जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। और भारत में जो सेक्टर 55% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, वहाँ पे अगर जॉबलेस ग्रोथ होगा तो निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वेज गैप का। वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? रूरल अर्बन डिवाइड का। वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जेंडर डिवाइड का। हालांकि सर्विस सेक्टर में महिलाएं ठीक ठाक है, लगभग 35% के आसपास। तो आई थिंक ये है। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा पॉइंट आप पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अभी कोई अगला सवाल पढ़ें, इससे पहले मैं चाहता हूँ यूनुस सर, और यूनुस सर आपसे पॉइंट लिया था इस पे? हाँ सर। फिर भी इसमें एक चीज और बोलूंगा, हम लोग यूजली देखो, मेन आइडिया क्या है ना, आपका पॉइंट जनरेशन का है। मोरलेस सबको पता है ये पॉइंट कि भाई देखो फेमिनाइजेशन ऑफ, क्योंकि इतना जो मेरा ये मानना, जो बंदा प्रिलिम्स निकाल रहा है ना, उसके पास एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अरे नहीं सर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये वो बंदे, इनमें से कुछ बंदे होंगे ऐसे बंदे बंदियां जो मेंस की उनको समझ है, मेंस पहले दे चुके हैं, यूपीएससी मेंस दे चुके हैं। पर सर हमें ये नहीं मानना है, अधिकांश बच्चे प्रीलिम पास हो जाते हैं या तो रट्टाफिकेशन की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन का प्रकृति कैसे होता है आपको पता ही है, और हमेशा वही पोथी रटते रहते हैं। उनको कुछ नहीं समझते। जो आप कह रहे हैं ना फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें से हो सकता है ये बच्चे एडमेत्रे वाले हैं तो इनको आता होगा, लेकिन जो प्रीलिम पास करते हैं उनमें से अधिकांश को हो सकता ना आता हो। ठीक है ना? तो दिक्कत क्या है ना, प्रीलिम पास करना इनके मेंस के लिए तैयार होने की गारंटी या पूर्व शर्त नहीं है। प्लीज प्लीज ये मान के चलो कि उनको जीरो से पढ़ाना है। भागीरथ प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रयास, नहीं तो आंसर राइटिंग डेली तो हो ही रहा है मार्केट में। प्लीज सॉरी। कोई बात नहीं सर। तो मैं दूसरी चीज, चलो जो चीज मैं आगे कन्वे करना चाह रहा था कि कुछ चीजें हैं ना, जैसे आपने लेबर फोर्स रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, है ना। हमें वो पूरी रिपोर्ट कभी नहीं पढ़नी होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हमने ग्लांस भी करा है या फिर आपने न्यूज करंट अफेयर भी पढ़ा होगा, तो आपने ये वर्ड सुने होंगे कि भाई रूरल अर्बन डिवाइड में क्या हो रहा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ है, नहीं हुआ है। वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा यार देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो वहां से भी मैं कुछ पॉइंट जनरेट कर सकता हूँ, है ना। तो ये सारी कि आपने गिग इकोनॉमी का नाम सुना है ना, ये सारी चीजें न्यूज में आती रहती हैं, रिपोर्ट नहीं पढ़नी होती है, लेकिन वहां से हमें कुछ आइडियाज हमें मिल सकते हैं। तो हमें जो देखो, मैं जो आपको चीज कन्वे करना चाहता हूँ, ये करना चाहता, मेंस में पॉइंट्स जनरेट करना, वो अगर आपने वो कैपेसिटी डेवलप कर ली, फिर आपको मेंस में लिखने में मजा आएगा। सबसे पहले जो डर लगता है ना हमें आंसर लिखने में, वो ये लगता है कि सर लिखना क्या है, हमें ये नहीं पता चल पा रहा, ब्लैकआउट हो जाते हैं। हमारा दिमाग इस चीज पर फोकस कर रहा है 3 पेज भरने की 2 पेज भरने। लेकिन एक बार हमने वो स्किल सीख ली कि नहीं यार मेरे पास 4-5 पॉइंट जनरेट हो गए, उस पर मैं एक सेंटेंस आराम से लिख सकता हूँ ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। बिल्कुल वैलिड सर। और जो पॉइंट जनरेशन है वो अपने आप में एक आर्ट है। श्रेय ने पहले वाले जो सेशन था, GS1 का सेशन था, GS2 का जो सेशन था, उसमें कुछ 8 अप्रोचेज की बात की थी। मैं चाहता हूँ श्रेय एक डेडिकेटेड 10 मिनट का वीडियो बनाओ, जिसमें अप्रोचेज के माध्यम से, जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, 7-8 अप्रोचेज हैं, उनके माध्यम से पॉइंट कैसे जनरेट किए जाए, खास करके तब जब हमें कुछ हवा नहीं लग रही है, उस स्थिति के लिए भी, या तब भी जब आपको सब कुछ पता है, तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में किस तरीके से पॉइंट जनरेट किए जा सकते हैं, बीट स्टेक होल्डर अप्रोच, बीट लाइफ साइकिल अप्रोच, बीट जो भी आपका आया अभी हमने देखा सेक्टर वाइज अप्रोच, सभी प्रकार के जो अप्रोचेज हैं उन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, और बाकी उन्हीं को हम बार बार यूज करते रहेंगे। कुछ इसमें आप लोगों का कोई कहना है लास्ट में इस क्वेश्चन पे, या आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे? सर मेरा एक क्वेश्चन है। आदित्य स्टूडेंट के सवाल लास्ट में लेंगे। स्टूडेंट के सवाल, चूंकि बीच में अगर लेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग जब जाएगी तो बहुत असुविधा होगी लोगों को। लास्ट में प्लीज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। श्री कोई पॉइंट है आपका? नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है यूनिस सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक। सवाल है, क्या समावेशी विकास तो बहुत पढ़े होगे बेटा तुम, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हर चीज में SDG फेंक के मारते होगे तुम, हाँ, भुखमरी से लेकर के वो विश्व शांति करवा देते होगे। तो क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है? तो पहला डायमेंशन, पहला हिस्सा सवाल का, और ये पूछ रहा है, और कैसे पूछ रहा है, चर्चा कीजिए। तो डायमेंशन जो पहला है इस सवाल का वो है, क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय इंश्योर करता है? कीवर्ड से इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करता है, सोशल जस्टिस, इस पे आपको डिस्कस करना। ओपन एंडेड सवाल है, पहला डायमेंशन, कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है यहाँ पे।
फिर कहता है सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास लाने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, क्योंकि ये GS3 है, GS6 नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, थीम रिपीट होते हैं। GS6 में यही सवाल उत्तर प्रदेश से रिप्लेस करके और GS6 का सवाल यूपी स्पेशल का सवाल बना देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सवाल उठाए, और यही समझ है जिसकी वजह से बुकलेट से लगभग 50-60% सवाल आए आपके 2024 के मेंस में। तो उत्तर प्रदेश रिप्लेस करेगा और GS6 का सवाल बना सकता है। तो ध्यान रखना कि इंटरलिंकेजेस सभी टॉपिक से, सभी सिलेबस के कीवर्ड्स के, सभी उनके माइक्रो टॉपिक के बहुत जरूरी है। तो सवाल का पहला हिस्सा है कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे सोशल जस्टिस इंश्योर करता है, इस पे चर्चा करवानी है। दूसरा जो हिस्सा है सवाल का कि सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास लाने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो पहला हिस्सा जब चर्चा कर लेना तो कदम क्या उठाए हैं भारत सरकार ने, इसके लिए स्कीम 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 फेंक के सिर्फ मत मारना भाई। कुछ लोगों को सिर्फ स्कीम और उदाहरण के सिवाय कुछ समझता नहीं है। क्या करना, उसमें सेक्टर वाइज कि भाई हेल्थ सेक्टर में क्या, एजुकेशन सेक्टर में क्या, आर्गुमेंट देना, एग्जाम्पल देना। या दूसरा क्या कर सकते हो कि समावेशी विकास कैसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, इसी आर्गुमेंट के साथ में भारत सरकार के प्रयास भी लिख देना, जैसा आपको ठीक लगे। हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। डज इंक्लूसिव ग्रोथ एंश्योर सोशल जस्टिस? व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस? श्रेय और यूनिस सर के पास आने से पहले डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझा दिया है। सोशल जस्टिस कैसे, सॉरी, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या था यार, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट किस तरह से सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है, इस पे बात करनी है। और भारत सरकार के जो प्रयास हैं उसको भी साथ में बताने हैं इस दिशा में। डॉक्टर अंबेडकर को कोट करता हूं, जो कहते थे कि बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सोशल जस्टिस इंश्योर नहीं हो सकती, और सोशल जस्टिस के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी काम का नहीं, अधूरा है। तो यहां पे भी अगर समावेशी विकास नहीं होगा तो सोशल जस्टिस आ नहीं सकता, और सोशल जस्टिस बिना समावेशी विकास के हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो कैसे करोगे? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आर्गुमेंट दोगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है ये तो पहले पता होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब सबको शामिल करके, सबको मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर कौन है? गांव है, शहर है, महिला है, पुरुष है, LGBT है, जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के, उन सबको, चूंकि बात डेवलपमेंट की हो रही है, बात सोसाइटी की हो रही है, तो स्टेक होल्डर भी वहीं के होंगे ना, इकोनॉमी के होंगे, सोसाइटी के होंगे। तो उन सबको साथ में लेकर के जब आप कोई विकास करेंगे तो हो जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो कैसे? एक हिंट देता हूं, उसके बाद में बाकी दोनों जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो तो बताएंगे ही। कि मान लो कि आप खाना देते हो, खाना देते हो मतलब फ्री राशन जो देते हो, फ्री राशन दे रहे हो, तो ये क्या है? इंक्लूसिविटी है कि सर्विंग द अनसर्व्ड, जिसके पास भोजन तक पहुंच नहीं है, अवेलेबल नहीं, एक्सेसिबल नहीं, अफोर्डेबल नहीं, उनको आप खाना दे रहे हो, राशन दे रहे हो सस्ते दरों पर, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। तो उनको आपने इंक्लूड किया उसमें। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा हुआ कि उनका जब पेट भरा हुआ है तो उनका डिग्निटी बढ़ा, उनका जीवन बढ़ा, बेहतर हुआ, जिससे उनके पास अपॉर्चुनिटी और बेहतर हुई, जिससे कि उन्होंने इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन किया, जिससे कि उनकी भी पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में और बेहतर हुआ। तो उनके साथ न्याय हुआ। कैसा न्याय हुआ? आर्थिक न्याय हुआ, सामाजिक न्याय हुआ। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया, राइट। और उसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना है, गवर्नमेंट की स्कीम बतानी है, भारत सरकार के प्रयास बताने हैं, डेटा फेक करके मारना है, ये सब करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ उदाहरण दिया, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। श्रेय, फिर यूनिस सर। आवाज आ रही सर? ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो एटलीस्ट 12 से 13 पॉइंट तो हम इसमें लिखेंगे। और अगर हम बांट ले क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन का एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तो हम मान के चलते हैं कि 6-7 पॉइंट पहले में और 6-7 पॉइंट पहले दूसरे में लिखना होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर इंट्रोडक्शन रेडीमेड तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो GS3 में भी आ सकता है, GS6 में भी आ सकता है। एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, एक या फिर और एक कोड तैयार कर सकते हैं। मैंने बताया कि कोड का चलन है इस समय, कि सब लोग कोड के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि अब डेफिनेशन पढ़ के लोग बोर भी हो चुके हैं बहुत ज्यादा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, पहला वाला पार्ट, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ। दोनों टर्म्स के लिए जो सबसे बड़ा, जो हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे सबसे जो डिसाइड कर रखा है, वो है SDG गोल्स। तो अगर SDG गोल्स को बेसिक मान लिया जाए, SDG गोल का हर जो गोल है वो किसी ना किसी तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है और किसी तरीके से सोशल जस्टिस को इंश्योर कर रहा है। तो वैसे ही कैसे वो SDG अप्रोच को हम यूज करें, तो हम ये बहुत इजीली बता सकते हैं कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो सोशल जस्टिस को इंश्योर कर रहा है।
फिर सेकंड वाली पार्ट जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट स्कीम को सिर्फ फेक के नहीं मारना है, उसमें हम लोग स्टेक होल्डर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब इंक्लूजन किसका, तो विमेन का इंक्लूजन, SC ST कम्युनिटी का इंक्लूजन, माइनॉरिटी का इंक्लूजन, यूथ के लिए इंक्लूजन, रूरल एरियाज के लिए क्या इंक्लूजन है। अगर हमने ऐसे स्टेक होल्डर्स 5-6 आइडेंटिफाई कर लिए और हर स्टेक होल्डर के लिए 2-3 स्कीम का डेफिनेशन, दो स्कीम का भी अगर मेंशन कर दिया, तो आंसर पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। Well said, well said. Yuris sir, your take in very short manner and then followed by content. देखिए इसमें जो बेसिक हम जो चीज देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, दो कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करवाना है ना। ये एक नया ट्रेंड हम यूपीपीसीएस में देख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में ये पैटर्न रहता है। वो क्या करता है, दो कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करवाएगा और अब आपकी वो स्किल देखना चाहता है कि क्या आप दो कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसका मेरी जो अप्रोच होती थी वो ये होती थी, मेरे पास इंक्लूसिव ग्रोथ का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या कंपोनेंट्स हैं, सोशल जस्टिस के क्या कंपोनेंट है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को मिला देना, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि ये चीज को कहीं और भी पूछ सकता है। कल वो पूछ सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ जस्टिस, आपने पढ़ा होगा प्रीएम्बल में, इकोनॉमिकल जस्टिस भी होता है ना। तो कल वो ये भी पूछ सकता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे इंश्योर करेगा इकोनॉमिक जस्टिस को। अब हम एक एक के पीछे करने लगे तो फिर तो हुई हमारी तैयारी, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक अपना फ्रेमवर्क है, इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक मेरा इंक्लूसिव होगा सेक्शन वाइज, जैसे श्री ने बताया कि मेरी सारी सेक्टर्स को मैं देखूंगा, मेरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जिसको मैं कहूंगा सोशल इंक्लूजन। जैसे मैं SC ST को भी देखूंगा, वुमेन को भी देखूंगा, उन सबको लूंगा। दूसरा मेरा, आपने एक वर्ड देखा होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो मैं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन सोचूंगा, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल क्या क्या चीजें हैं। तीसरा मैं इन्वायरमेंट, ये भी एक इंक्लूसिव पार्ट है हमारा, कि भाई इन्वायरमेंट सबके पास होना चाहिए, वो भी ये लेके चलना है हमें। उसके साथ साथ एक और कंपोनेंट होता है हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ का, जो कि इंटर जनरेशनल है। हम अभी की तो बात कर रहे हैं, हम आगे वाली जनरेशन को भी तो साथ में लेके चलेंगे, जिसको आपने वर्ड सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये मैंने अपने 4-5 फ्रेमवर्क निकाल लिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ के 4-5 कंपोनेंट होते हैं। अब मैं आऊंगा सोशल जस्टिस पे। सोशल जस्टिस क्या कहता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, एक्सेस सबके पास मिलना चाहिए, है ना। यही चीज हमारी सोशल जस्टिस को इंश्योर करती है। हमारे राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। अब मेरे क्या करना है, मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ वाले पॉइंट उठा दे, अब इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने क्या करा है, जनधन स्कीम लाए हैं। जनधन स्कीम से क्या हो रहा है, आपकी DBT वगैरह जो आई वो बहुत आसानी से होने लगा, यानी कि आपको क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत अच्छा होने लगा। तो उससे क्या हो, सोशल जस्टिस इंश्योर हो रहा है। सोशल इंक्लूजन की मैं बात करूंगा, मैं वुमेन को लूंगा, SC ST को लूंगा। गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है उस डायरेक्शन में, उससे क्या हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, इक्विटी बढ़ रही है लोग सोसाइटी में। तो ये क्या इंश्योर कर रहा है, सोशल जस्टिस को इंश्योर कर रहा है ना। यही चीज मैं इंटर जनरेशन की बात करूंगा, इन्वायरमेंट की बात करूंगा, तो क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। अब जैसे आप देख लीजिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ये सोशल जस्टिस ही तो इंश्योर कर रहा है ना। हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है वो होगा, हमारे आगे वाली जनरेशन का भी फायदा होने वाला है। तो यहाँ से मैं पॉइंट जनरेट कर वेल सर, अब कंटेंट एक बार शो कर देते हैं सर, फिर हम पोस्ट कंटेंट फर्दर वे में डिस्कस। तो ये कंटेंट श्रेय ने बनाया है और श्रेय ने एक लाइन की इंट्रोडक्शन दे दी है। नो पीस इज सिक्योर विदाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट लीव्स नो वन बिहाइंड। दिस इज व्हाट एंश्योर सोशल जस्टिस, दिस इज व्हाट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो एक तो ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, हिंदी में भी वही है। और आज शशि थरूर ने भी बड़ा एक किसी यूनाइटेड नेशन के बड़े पूर्व अधिकारी का कोट किया है, जो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, कि यूनाइटेड नेशन आपको स्वर्ग तो नहीं दे सका, लेकिन नरक में जाने से उसने बचाया जरूर है। तो दूसरा, UNDP ने समावेशी विकास को एक ऐसी प्रक्रिया और परिणाम के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने विकास में भाग लिया हो, उससे समान रूप से लाभान्वित हुए हो। तो यानी कि आप समावेशी विकास को केंद्र में रख करके भी इंट्रो दे सकते हैं, या किसी का कोट जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट से लिंक्ड हो, रिलेटेड हो, उसको भी आप बता सकते हैं। और एंटोनियो गुटेरेस से बड़ा तो चैंपियन कौन होगा इस चीज़ का, ठीक, द हाईएस्ट ऑफिस बेरर। तो ये आपने दे दिया, ठीक है, रट डालो इसे। उसके बाद पहला डायमेंशन जो सवाल का है चर्चा करने वाला, हाउ इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर सोशल जस्टिस। ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है, सीधे कंटेंट की हम कीवर्ड दिखाते हैं, डायमेंशंस दिखाते हैं। कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है,
एसडीजी वाले पैटर्न पर, एसडीजी को ध्यान में रखते हुए, एसडीजी के जो गोल हैं, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को आधार बनाते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लिंक करना है सोशल जस्टिस से, यही उद्देश्य है। तो एसडीजी गोल नंबर 1 पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होता है? जब आप समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ करते हैं तो इससे क्या होगा? सबको अवसर देंगे, सबको रोजगार मिलेगा। सबको रोजगार मिलेगा तो भाई कोई नो वन लीव बिहाइंड, यानी कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा। आपने मनरेगा में गड्ढे भले खुदवाए हों, लेकिन उससे क्या होगा? उसको रोजगार तो मिला, उसके जेब में पैसा तो गया, तो गरीबी तो कम हो गई उसकी। इंक्लूसिविटी हमेशा, अधिकांशतः सबको अवसर प्रदान करती है रोजगार का, जिससे क्या होगा? उसकी गरीबी जाती रहेगी। तो पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगा? आपने रोजगार का अवसर दिया इंक्लूसिविटी करके, जिससे क्या हुआ? वो गरीबी उसकी कम हुई, रोजगार उसको मिला, उसके पास पैसा आया। ठीक। अब इसी में साथ में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम लिख सकते हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो बाद में लिख सकते हो। श्रेय ने यहाँ पे साथ में ही लिख दिया। क्या लिख दिया? आई थिंक श्रेय इसमें नहीं लिखा है, आपने बाद में लिखा है। जैसे आप मनरेगा का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते थे। ठीक है, यहाँ पे जो यूबीआई का एक छोटा वर्जन है, प्रधानमंत्री की जो योजना है 6,000 रुपये साल का, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का है, वो भी है। जीरो हंगर एसडीजी गोल 2 है। कैसे इंक्लूसिविटी आपने हासिल किया? कि भाई आपने सप्लाई चेन को रोबस्ट किया। सप्लाई चेन को रोबस्ट किया तो इंक्लूसिविटी कैसे आई? सवाल तुम पूछ सकते हो। अरे भाई, सप्लाई चेन को रोबस्ट किया मतलब गांव तक भी आप लॉजिस्टिक लेकर गए, गांव तक भी कोल्ड स्टोरेज लेकर गए, गांव तक भी आपने इनैम वगैरह या जो हमारे मंडी हैं उनको पहुंचाया, जिसकी वजह से क्या हुआ? गांव भी तो शामिल हुआ। मैंने कहा था इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इंक्लूसिविटी किसका? जो स्टेक होल्डर है उसका। स्टेक होल्डर कौन है? जो इकोनॉमी में स्टेक होल्डर है, जो सोसाइटी में स्टेक होल्डर है। इकोनॉमी में स्टेक होल्डर कौन है? गांव है, रूरल इकोनॉमी है। तो रूरल इकोनॉमी तक अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो लॉजिस्टिक है उसको पहुंचाया, मतलब उनको भी आपने इंक्लूड किया। और जब आप उनको इंक्लूड करोगे तो क्या होगा? उसका बेनिफिट वहां के रहने वाले लोगों को मिलेगा, जिससे उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, भूखे नहीं मरेंगे वो। ठीक। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनाम की स्कीम चलाई है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। कौन से रिफॉर्म किए हैं? जैसे पहले क्या था कि भाई मिनिमम इससे ज़्यादा आप चीज़ें स्टोर नहीं रख सकते थे। क्या 1955 का जो एक्ट है 1955 का, ट्रिपल कानून में वो 3 जो कृषि कानून थे उसमें शामिल था। क्या नाम है उसका, उस एक्ट का? किससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते थे। उसमें ढील दिया है ताकि स्टोरेज हो सके, जिससे जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ना 1955 है ना, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में थोड़ी ढील दी है। क्यों ढील दी है? क्योंकि भाई 3 कृषि कानून तो नहीं पास हो सके, लेकिन कम से कम अगर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इससे कोल्ड स्टोरेज खड़े होंगे, वेयर हाउसिंग खड़े होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा प्राइवेट, तो सप्लाई चेन दुरुस्त होगा, महंगाई नहीं होगी, लोग खरीद पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, अवेलेबल रहेगा। अदरवाइज फिर इस पे बैन रहता तो पता लगता कि 10 कुंटल से ज़्यादा स्टोर ही नहीं कर सकते, तो महंगाई तो अपने आप डिमांड सप्लाई में स्मोइस होने की वजह से पड़ती। एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ, कि भाई इनफॉर्मल है हमारा इकोनॉमी, इतना इनफॉर्मल है कि 80% से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अगर उसको आपने फॉर्मलाइज किया तो क्या होगा? फॉर्मलाइज करोगे तो लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, लोगों को पेंशन मिलेगा, लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, बाद में उनको ग्रेच्युटी मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा? उनकी सोशल सिक्योरिटी नेट का विस्तार होगा और लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। हेल्थ और वेलबींग एसडीजी 3 पहले लेना था श्रेय, इसको प्रायोरिटाइज करते हुए। हेल्थ एंड वेलबींग में क्या करना है कि भाई आपने आयुष्मान भारत योजना चलाया, आपने आरोग्य मिशन चलाया। इसकी वजह से क्या हुआ? वो लोग जो कभी अस्पताल तक, प्राइवेट अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते थे, उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस नहीं मिल पाता था, अब आपने उनको भी इंक्लूड किया है। जब आपने उनको इंक्लूड किया तो वो बीमार नहीं रहेंगे। जब वो बीमार नहीं रहेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, निश्चित तौर पे उनके साथ हेल्थ जस्टिस होगा। जैसे एजुकेशनल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, उनके साथ हेल्थ जस्टिस होगा, उनका स्वास्थ्य का न्याय होगा, जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे इस इकोनॉमी के लिए, एंड सो ऑन। देख लेना एक बार, किसी ने भी कहा था कमेंट पे। तो अब देखो, हाउ इंक्लूसिव ग्रोथ एंश्योर सोशल जस्टिस। सेकंड अप्रोच यूज की हुई है सेम चीज को एनालाइज तो करने ये के दूसरा लिए। तरीका है। कंटेंट से देख लेना, या श्रेय अभी तुम बता देना डिस्कशन में। मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट पीडीएफ पढ़ने वाला मास्टर मुझे बनना चाहिए, और समय का ध्यान रखना है, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा नहीं। अभी श्रेय तुम इसको डिस्कस कर देना। बस मैं सीधे आता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो है उसको कैसे दिखाया है स्मार्टली सेक्टर वाइज। देखो यहाँ
श्रेय इसमें दिखाया ना। इसका एक नेगेटिव डायमेंशन भी किया है कि अभी जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो ये आंसर्स दिए गए हैं वो इस चीज को दिमाग में रखा है कि इसके आसपास और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी जनरेट होता है कि अभी जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें इश्यूज क्या है, तो उसका भी कंटेंट मैंने दे रखा है, या फिर अगर लिखने का मौका मिले तो लिख सकते हैं इस चीज को भी। तो कंटेंट तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होता है कि कल को ये पूछ ले कि भाई इसको क्रिटिकली इवेलुएट करो या एग्जामिन करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रयास हैं, मान लो सवाल पूछ ही लिया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए या उसका मूल्यांकन कीजिए। इस तरह से जब सवाल होगा तब लिमिटेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट के, इंक्लूसिव ग्रोथ के जो लिमिटेशंस हैं, अपने आप आपको लिखने पड़ेंगे। नेगेटिव कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चों की कॉपी देखता हूँ, नेगेटिव, ड्रॉबैक। अरे व्हाट इज द ड्रॉबैक, व्हाट इज द नेगेटिव यार? नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता। अच्छी नीयत से प्रयास किया जा रहा है, उसकी कुछ सीमाएं होंगी, यहाँ तक वो नहीं सर्व कर पा रहा है तो उसकी लिमिटेशन हो सकती है, वो चैलेंजेज हो सकता है। वो नेगेटिव क्या होते हैं जी? तो लिमिटेशंस में आप लिख सकते हो, लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो बता देना। एफर्ट कैसे बताओगे? फिर से वही, हेल्थ के लिए क्या किया है, एजुकेशन के लिए क्या किया है, विमेन के लिए क्या किया है, माइनॉरिटी के लिए क्या किया है, वो सब बता देना यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां सामाजिक न्याय में, सोशल जस्टिस में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कैसे बाधा उत्पन्न करती हैं वो बताना है। तो पहला भाई जॉबलेस ग्रोथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा तो कि हम आपको रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार सब तक पहुंच नहीं पाया है। जो हाईली स्किल्ड है उसको रोजगार मिल रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, करोड़ों रुपए सीईओ बन के ले रहा है, लेकिन वहीं अधिकतर लोग 12-15 हजार रुपए महीने पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जॉबलेस ग्रोथ हुआ है, जिससे इंक्लूसिविटी प्रभावित हुई है और सोशल जस्टिस भी इंश्योर नहीं हो पा रहा है। दूसरा, इनफॉर्मलिटी बहुत, यानी कि असंगठित क्षेत्रों में काम बहुत पैदा हुआ है। ओला चलाने वाला, जोमेटो से ऑर्डर आपका देने वाला, ऐसे काम तो बहुत आए हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी नेट जिसमें हो, जिसमें उनको पेंशन का लाभ मिले, जिसमें उनको हेल्थ बेनिफिट मिले, ऐसी नौकरियां, ऐसे औपचारिक क्षेत्र की नौकरियां बहुत कम हुई हैं, जिससे भी इंक्लूसिविटी प्रभावित हुई है। इसमें आईएलओ की रिपोर्ट आप डाल दीजिए, या इंडियन जो मॉस्पी की रिपोर्ट है कि भाई 80% से ज़्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज, एक तरफ तो नोएडा में डेटा सेंटर स्थापित हो रहा है, नोएडा में बड़े जो है कंपनियां, बड़ी फैक्ट्रियां, आईटी सर्विसेज सब आ रही हैं, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री भारत की पहली लग रही है, फॉक्सकॉन लगा रहा है। दूसरी तरफ चित्रकूट में, बांदा में, उत्तर प्रदेश के बस्ती में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये भी तो इंक्लूसिविटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। समावेशी विकास कहाँ से रहा है? वंचन हो गया ना, ये तो डिप्रिवेशन है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है जो आप बता सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आप दीजिए। एग्जाम्पल आप क्या दीजिए? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बताइए कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसमें पूर्वांचल का एग्जाम्पल दे सकते हो, महाराष्ट्र के विदर्भा का एग्जाम्पल दे सकते हो, सौराष्ट्र का एग्जाम्पल दे सकते हो। स्किल मिसमैच है, इंप्लीमेंटेशन और लीकेजेज है, करप्शन है, 5% कमीशन खाता है उत्तर प्रदेश का अधिकारी जिस पे आरोप था, तो ये सब हो रहा है। और फिर गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लिए हैं उसको आप कैटेगराइज, सेक्टर वाइज बांट लो। युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, आर्गूमेंट देने का, एग्जाम्पल देने का, स्कीम फेंक के नहीं मारने का, सीधा ध्यान रखने का। मैं पीडीएफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लेना खुद से। अभी हम अपने टीम मेंबर से चर्चा करेंगे इसको। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच वे फॉरवर्ड के तौर पे दिखा देना कंक्लूजन में। ये आज का अंतिम सवाल है इकोनॉमी का। मैं चाहता हूँ कि इस पे हमारे जो एक्सपर्ट नहीं बोलूँगा, स्कॉलर्स हैं इकोनॉमी के, टीम मेंबर्स, उनसे हम राय लेते हैं। ठीक है श्रेय, बताओ बहुत शॉर्ट मैनर में, चूंकि इसके बाद स्टूडेंट के साथ पास हम जाएंगे, तो श्रेय पहले आप, फिर यूनिस सर आप। किस टॉपिक पे, किस चीज पे? इस पे और कुछ है ऐसा जो कहा जा सकता है, बताया जा सकता है? एनीथिंग एल्स? नहीं, वही मैंने बताया कि इंक्लूसिव, मेरा वही पॉइंट है फिर से कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो रिपीटेड टॉपिक है। इंट्रो कंक्लूजन एकदम प्रिपेयर करके रखिए, उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि क्वेश्चंस फिर घूमते हैं। जैसे इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ को सोशल जस्टिस से लिंक कर दिया, तो वो लिंक करने वाला आएगा। और सोचने का तरीका वही है, दो तरीके से बताया, एसडीजी कर सकते हैं या लेवल ऑफ एनालिसिस अप्रोच कर सकते हैं, कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो सोशल जस्टिस इंश्योर करता है, सोसाइटी, कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे।
तो ये एक और अप्रोच हो सकती है इसको एड्रेस करने की। फाइन, ये दोनों अप्रोचेज इस डॉक्यूमेंट में उपलब्ध हैं जो टेलीग्राम एडमैत्रे ईडी मैत्रे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। इनुज सर, योर टेक बहुत शॉर्ट में। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो सर ने वेल एड्रेस करा हुआ है। एक चीज मैं जो बोलना चाह रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा सा लोगों को है ना प्रॉब्लम आती है, जैसे कहा था कि क्रिटिसिज्म जो हमें करना होता है ना डिस्कस टाइप का, तो यहाँ पर कभी कभी हम लोग कहाँ फंस जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है, अब इंक्लूसिव ग्रोथ को आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो, ये तो भाई बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया, सब लोग यही बात करते हैं, है ना। इसमें एक मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास क्या सेफ गार्ड आपके पास बच जाता है। देखो एंड गोल क्या है, सोशल जस्टिस। कभी भी देखना सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ इज ओनली वन कंपोनेंट, और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं वो इंश्योर करेंगे सोशल जस्टिस को। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये इंक्लूसिव ग्रोथ को क्रिटिसाइज करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, आपके पास पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप एक सेफ गार्ड ये यूज कर सकते हो कि भाई सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ ही सफिशिएंट नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जिसको हमें इंश्योर करना है, जिसमें सर ने कहा कि भाई इंप्लीमेंटेशन गैप्स यानी कि गवर्नेंस भी हमें चाहिए सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं। तो सर सॉरी सर, मैं थोड़ा डिफर करूंगा इस पे, चूंकि एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा, सर से सहमत होंगे। सर सवाल पूछा है इसने कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट किस तरह से सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है, ये सवाल है, ठीक है। अब इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उसको जब आप हासिल करेंगे, एक कंपोनेंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तब हासिल होगा जब ऑफ कोर्स सप्लाई चेन बेहतर होगा, गवर्नेंस अच्छा होगा, इंप्लीमेंटेशन अच्छा होगा, एग्जीक्यूशन अच्छा होगा एंड सो ऑन। यानी कि ये सब जो आपने बताया ये सब टूल्स हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करने के, फॉर्मलाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब एक बार इंक्लूसिव डेवलपमेंट अपने आप में टूल है सोशल जस्टिस का, बट इंक्लूसिव डेवलपमेंट अपने आप में भी एंड रिजल्ट भी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट अपने आप में टूल भी है, पर टूल किसका है, सोशल जस्टिस का, लेकिन अपने आप में एंड रिजल्ट भी है। तो जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड रिजल्ट है तो उसका टूल क्या हुआ, उसका टूल हुआ बेहतर गवर्नेंस, उसका टूल हुआ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड सो ऑन। तो यहां पे जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट वो एंड रिजल्ट नहीं है, टूल है। टूल है किसका, सोशल जस्टिस का। बट इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए जो टूल्स हैं जो आपने बताया, तो उसको क्रिटिसाइज शायद हम नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। सर योर टेक ऑन दिस। अगर कोई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देना है तो मेरे अकॉर्डिंग तो बट ये होना चाहिए कि हमारा जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है उसकी लिमिटेशंस क्या है। वही हम ऑफ implement कोर्स, नहीं किए। एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो प्रेजेंट मॉडल है उसमें कहाँ फ्लॉज है, और दूसरा कि भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, और इंश्योर कर भी पा रहे हैं तो क्या जो आइडियल होना चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, उस आइडियल को अचीव कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, सोशल जस्टिस कैसे आएगा? क्योंकि सवाल ये तो नहीं सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर किया जा सकता है, या सोशल जस्टिस इंश्योर करने के कौन से तरीके हैं, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट से कैसे सोशल जस्टिस इंश्योर हो सकता है। फिर तो मेरे हिसाब से इंक्लूसिव डेवलपमेंट के टूल को हम क्रिटिसाइज ना करें तो ठीक रहेगा। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी तो ठीक है, अल्टरनेटिव एकेडमिक है, इसलिए मुझे लग रहा है इस पर थोड़ा हमें फ्रैंक होना जरूरी है, प्लीज। नहीं सर, मैं वही चीज मैंने कहना चाहता कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। सत्य सर, वो तो सत्य को कौन क्रिटिसाइज करेगा, सच को कौन करेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कौन, सोशल जस्टिस को कौन क्रिटिसाइज करेगा? मतलब सोशल जस्टिस एक ऐसा टर्म है, मैं कह रहा हूं सबसे पापी आदमी भी सोशल जस्टिस का नाम लेता है, सबसे झूठा आदमी भी सत्य का नाम लेता है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर पाता है। यही बोलेगा नहीं वो झूठ बोल रहा है, पर सत्य बुरी चीज है ये तो कोई नहीं बोलेगा ना। ऐसा है, प्लीज। तो मैं वही चीज में कहता कि क्रिटिसिज्म इसको करना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए है, तो मैं इसलिए मैं कहता कि आपको अगर 2-4 पॉइंट अगर आपको लिखना है, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर इतना स्कोप नहीं बन पा रहा है, बट अगर जैसे श्रेय ने कहा था कि अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसे क्रिटिकल एग्जामिन टाइप का है ना, तो वहां पर अगर हमें ये डायमेंशन दिखानी है, तो मैं वहां पर ये कहता है अगर इस टाइप का फ्रेम आ जाता है, हम यहाँ पर थोड़ा एस्केप रूट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक आता है, हम एथिक्स में बहुत देखते हैं कि आरटीआई एंश्योर, मतलब आपकी ट्रांसपेरेंसी है ना, आरटीआई एज ए कॉन्सेप्ट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, वो एंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, बट ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करने के लिए और भी फैक्टर्स हैं हमारे। तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि भाई आरटीआई इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट,
बट हमें बाकी कंपोनेंट्स को भी इंश्योर करना है जिससे हमें नहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं, फिर मेरा डिफरेंस यहाँ फिर से आ जाएगा सर, क्योंकि जो आपने बोला ना, मेरा कह रहा है जब आरटीआई इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, तब इसमें लिमिटेशन जो आएगा, जो क्रिटिक्स अगर आलोचना करवाएगा तो वहां पे आरटीआई में जो प्रॉब्लम है वो बताएंगे, ना कि हम बताएंगे कि और भी तरीके क्या है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि भाई आप विसल ब्लोअर करो, आप डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा ग्रीवांस रेड्रेसल, ओम्बड्समैन, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखो, सब कुछ लोगों को अपने आप दे दो, क्या कहते हैं, सिक्रेसी एक्सेप्शन, पब्लिक में सब कुछ कर दो, रूल होना चाहिए। आरटीआई में कौन सी बाधाएं आ रही हैं? पॉलिसी लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, या फिर सोसाइटी के लेवल पे अवेयरनेस नहीं है। वो हमें लिमिटेशन दिखाना है, बजाय इसके कि और क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। आई थिंक श्रेय, ये कितना वैलिड है? वही क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आई थिंक यूनिस सर का जो आर्गुमेंट है वो तब वैलिड होगा अगर क्वेश्चन है कि इज इंक्लूसिव ग्रोथ द ओनली मॉडल टू अचीव सोशल जस्टिस। तो पहले तो है कि हाँ, इट इज वन ऑफ द मॉडल, बट देयर आर अदर मॉडल्स। इज आरटीआई द ओनली मॉडल टू अचीव ट्रांसपेरेंसी? तो यस, आरटीआई इज वन, बट देयर आर अदर मॉडल्स। तब वो चीज ज्यादा। हाँ, इसमें एक सवाल और, आरटीआई कहाँ तक ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करती है? भाई आरटीआई यहाँ तक, इसके आगे लिमिटेशन है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट जो क्वेश्चन का पैटर्न अभी हम देख रहे हैं उसमें आई थिंक ये वाला लिमिटेशन नहीं है। मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ नहीं रहे हैं। ये यही उपनिषद की परंपरा है, यही संवाद की परंपरा है। अदरवाइज जो लीनियर, यूनुस सर क्या आपने उस दिन बोला था, वन साइडेड अप्रोच है ना, कि पोथी पढ़ा, पीडीएफ चाटा, रिकॉर्ड किया और उठा करके फेंक के मारा, स्टूडेंट रिसीव करता फिरे। तो वन साइडेड जो यूनिलेटरल जो फ्लो है नॉलेज का, वो नॉलेज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। इसलिए सारे इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होते। ठीक है ना? ठीक है, यूनुस सर कुछ और कहना है इस पे, या स्टूडेंट्स से सीधे सवाल जवाब? अधिकतर सवाल आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आप बड़े मौलिक पॉइंट्स देते हैं, तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा आज। ठीक है, यूनुस सर और श्रेय ही देंगे इस पे जवाब। ठीक है, चलो भैया एक एक करके सवाल पूछो, और पूछना किससे पूछना है, मुझे छोड़ करके। ठीक है, चलो। अरे बोलो भाई। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे टिप्पणी करिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इस टाइप के जो है उस पे एक छोटी सी वीडियो ऑलरेडी बनानी है, मैडम समझ गया। ऑलरेडी हमारी एक्स फैकल्टी जो थी स्नेहल मैडम, उन्होंने इस पर एक लंबी सीरीज की है, 7 8 9 वीडियोज बनाए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। पुछल्ले शब्दों की व्याख्या, मतलब पुछल्ले शब्दों के बारे में वीडियो जो है वो बना के रखा है। आप यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, पुछल्ले शब्द डालिए, एडमेथड डालिए, मिल जाएगा। मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत ही अच्छे समझाया उन्होंने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है श्रेय सर से कि इन्होंने जब 1991 की एलपीजी पॉलिसी का क्वेश्चन डिस्कस किया तो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, पोलराइजेशन इन सर्विस सेक्टर, उसे एक्सप्लेन करें। फिर आप लोगों ने जो प्राइमरी सेक्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट तो बताया, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बताया। और इस क्वेश्चन को क्या स्टेक होल्डर अप्रोच से लिखा जा सकता है? ये पॉजिटिव नहीं बताया, उसका आंसर कर देता हूँ फिर श्रेय तुम्हारे पास। भैया पॉजिटिव यही है ना कि 64% डिपेंडेंस था एम्प्लॉयमेंट में, अभी वो 40-42 पे पहुंच गया है। ठीक है ना? और जो सरप्लस हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर का, जो वहां से एम्प्लॉयमेंट से पैसा आ रहा है, वो वापस गांव की तरफ रेमिटेंसेस जा रहे हैं, वो पॉजिटिव इंपैक्ट ही तो है एलपीजी का। ऑलरेडी डिस्कस किया, उसको आप रिसीव नहीं कर पाए ठीक से। ये श्रेय प्लीज। तो पोलराइजेशन की जो बात मैंने की थी, वो पोलराइजेशन इन दी लेवल ऑफ इनकम इन दी सर्विस सेक्टर इटसेल्फ। मतलब कि सर्विस सेक्टर में भी यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी सर्विस सेक्टर में गरीब है या अमीर है। आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं, आईआईटीज में आते हैं, सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, करोड़ों के पैकेज होते हैं, वो भी सर्विस सेक्टर है। और जो गिग इकोनॉमी में जो वर्कर्स हैं, जो जोमेटो में है, जो वो भी एलपीजी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनकी इनकम और उनकी इनकम में तो कोई पैरिटी नहीं है। तो वो एक पोलराइजेशन क्रिएट हुआ है इन दी इनकम लेवल इन दी सर्विस सेक्टर। और स्टेक होल्डर अप्रोच से आप बताइए कैसे करेंगे, तो फिर हम उस पर बात कर लेते हैं। स्टेक होल्डर से कैसे आप डील करेंगे एलपीजी रिफॉर्म से? अरे बाबा बिल्कुल कर सकते हैं। महिला, पुरुष, गांव, गरीब, गुरबा, सब पकड़ लो शहर। स्टेक होल्डर बट ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि बहुत ही कोर इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि इकोनॉमी के, और क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की गई है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस की को एड्रेस करने के लिए अगर हम लोग इकोनॉमी की स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमी जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम कहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर है,
सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो ये स्ट्रक्चर है ना इकोनॉमी का, तो उस स्ट्रक्चर वर्ड की वजह से मैंने इसका एनालिसिस मैं इसमें एक सवाल ऐड कर देता हूँ। सेक्टर स्टेक होल्डर वाइज अप्रोच की संभावना यहाँ पे कम है, भले आप उसको लिखोगे जरूर डिफरेंसेस दिखाने के लिए, कंट्रास्ट दिखाने के लिए, महिला पुरुष गांव शहर, लेकिन जो सवाल है ना बड़ा एकेडमिक सवाल है, पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट पर क्या फर्क पड़ा है स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चर ऑफ द जो इकोनॉमी है ना, या स्ट्रक्चर ऑफ द जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको मेजर करने के लिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, यही हमारा जो इकोनॉमी के जो हमारे विद्वान हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो भी यही यूज करते हैं, दुनिया में भी वही कॉन्सेप्ट है। तो जो दुनिया में कर रहा है वही यूज करना है। हाँ, थोड़ा सा आप दिखाने के लिए आप लेवरेज ले सकते हैं स्टेक होल्डर का। और मैंने आंसर जो आप पीडीएफ देखोगे उसमें स्टेक होल्डर भी यूज किया हुआ है, बट उसको सेकंड तरीके से यूज किया हुआ है। और मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने किसी आंसर में दो दो अप्रोचेस यूज की हुई हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एक भी गलत और सही नहीं है, लेकिन एक ज्यादा सही है, और जो ज्यादा सही है वो पहले दी गई है। इसीलिए यूनुस सर, इस पे कुछ कहना है या नेक्स्ट क्वेश्चन पास करें? नहीं, श्रेय ने सही बताया कि स्टेक होल्डर में आप जा सकते हो, लेकिन फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर इवेल्युएशन की बात कर रहा है, तो अब आप जैसे कहोगे कि ट्राइबल्स आप उठाओगे, वुमेन, चलो वुमेन को तो आपको मिल जाएगा डेटा, आप सब्सटेंशिएट कर दोगे, ट्राइबल्स में आप कैसे सब्सटेंशिएट करोगे, है ना? तो वहां पर थोड़ा सा आप फंसते चले जाओगे, वहां आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाए। करने के लिए तो हर चीज पॉसिबल है, बिल्कुल लेकिन हमारे पास बिल्कुल available सर। चीज और क्या है? ट्राइबल वाले पे भी कर सकते हो कि भाई ये एलपीजी रिफॉर्म ही था जिसने अमेजन के माध्यम से, ट्राइफेड ने क्या किया, घोर उधर शेड्यूल 6 वाले इलाकों से उनके ट्राइबल प्रोडक्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को उठा के अमेरिका तक बेचा है ट्राइफेड ने, अमेजन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से। तो ये एलपीजी रिफॉर्म का ही नतीजा था। तो इसलिए हाँ प्लीज, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अरे नहीं करना है वो श्रेय, सोचने के श्रेय नहीं करना। मैं तो कह रहा हूँ ना कि एकम सद विप्रः बहुधा वदंती, सत्य वही है, एक ही है, अलग अलग तरीके हैं उसके कहने के, बट कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, एक ज्यादा अच्छा है, एक थोड़ा सा कम अच्छा है। नेक्स्ट भाई, और किसी का प्रश्न? जिनका डाउट था वो सेटिस्फाइड है इससे? हाँ, 5 स्टार करवा लेते हैं। कितने कितने स्टार दें? सर मैं ये बोल रहा था हाइब्रिड अप्रोच, मतलब एक तो आपने सेक्टर वाइज अप्रोच लगाया, जब हम उसके शॉर्ट कमिंग्स या लिमिट्स बता रहे हैं उसमें हम स्टेक होल्डर लगाएं। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आप एक पूरा जो कंपोनेंट है क्वेश्चन का, प्रोग्रेसिव या नेगेटिव या फिर लिमिटेशन वाला इम्पैक्ट, वो आप सेक्टर वाइज लिख दीजिए, और जो दूसरा वाला है उसको स्टेक होल्डर वाइज। बट वही है कि थोड़ा सा, वैसे आपकी क्वेश्चन ज्यादा अच्छा दिखेगा इस तरीके से, लेकिन ठीक है, आप जैसा आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। सीधा है, थोड़ा कन्विक्शन होना चाहिए। कर लेना आदित्य, कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कर लेना। अगला सवाल भाई, ठीक है, सही है। पूछो। हाँ सर, बोल रहे थे एग्जैक्ट डाटा उसमें यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं रहता है, अप्रोक्स डाटा याद रहता है। लगभग पता हो, लेकिन वो लगभग ना 1-2%, 4% इधर उधर हो, वो लगभग 10 और 40 का अंतर ना हो कि पता चले प्राइम हाँ, पता चले कि जो है टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मान लो 55% है जीडीपी में, तो तुमने किया लगभग 54%, लगभग 50%, लगभग 55%, 60%। तुमने कहा नहीं लगभग 80%, लगभग 40%। ऐसे नहीं होना चाहिए, लगभग भी लगभग ही होना चाहिए। ठीक है, बस इतना कहना। ओके सर। अरे सवाल पूछ लो, या मेंटरशिप के फ्रॉड में जाना है कि भाई मेंटरशिप चल रहा है, मेंटरशिप सेशन चल रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है मेंटरशिप ले रहा है। पूछो, फटाफट पूछो, कहना ना पड़े, फास्ट फास्ट क्वेश्चन आने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ऑल्दो एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था, बट एआई का जो डिजास्टर में हमने यूज का एक डाला था अपने इसमें, तो उसमें क्या मैंने इसको लाइफ साइकिल अप्रोच से लगाया है, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। तो ये बेटर रहेगा मतलब, या कुछ और अल्टरनेटिव हम और इससे बेहतर लेके आ सकते हैं? मैं ही आंसर कर देता हूँ। यही उस जो आप पीडीएफ देखोगे उसमें यही लाइफ साइकिल अप्रोच यूज की गई है कि प्रिपेयरनेस, रिस्पांस और जो मिटिगेशन वाला है, चारों स्टेजेस को, और डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो वो वैसे ही डील करना होता है। तो बिल्कुल सही अप्रोच है उस चीज की। और डिजास्टर मैनेजमेंट में वैसे भी बहुत रिलेवेंट है कि डिजास्टर के पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद, तो लाइफ साइकिल अप्रोच आई थिंक बहुत रिलेवेंट भी है। नेक्स्ट सवाल। हेलो सर। सर GS3 में क्वेश्चन आया था, तो कंपेयर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिकल्स विद मॉडर्न एरोनॉटिक्स, मेंशन द पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर द रिसर्च इन द दिस फील्ड। तो मोटा मोटा जो सर पता था मैंने लिख दिया था, पर मैं उतना ऐसे सेटिस्फाइड नहीं था जब ये एग्जाम में आया था सर। तो मतलब इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वहां पे? कोई भी बता सकता है सर। ये GS3 में आया था या GS6 में आया था?
GS3 अरे से श्रेय question पहली चीज तो ये क्वेश्चन जीएस नंबर 3 में ही रहा होगा, अगर रहा तीन होगा है। संभावित है, वैसे वो मिक्स कर देता क्या है। question एक काम करो वीरेंद्र, एक काम करो, रुको रुको, सभी लोग जी। समझ पाए कि सवाल क्या है, उसके लिए तुम पहले हिंदी और अंग्रेजी में सवाल पढ़ दो, फिर उसका आंसर करते हैं। ठीक है, जी। पढ़ो चलो। सर, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र की तुलना आधुनिक वैमानिकी शास्त्र से कीजिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो कंपेयर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स विद मॉडर्न एरोनॉटिक्स। मेंशन द पॉलिसीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर द रिसर्च इन दिस फील्ड। पहली चीज तो सवाल बनाने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बहुत ज्यादा गहरा प्रभावित था, तो उसको बताइए। ठीक, दूसरा, ये जो सवाल है ये कंपेयर करवा रहा है। पहला सवाल, पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है कि भाई क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितना मुझे समझ में आया। पहला पार्ट है कि पुष्पक विमान वर्सेस तेजस मार्क 3। ठीक है। जी, कंपेयर सर पुष्पक से ही किया था। तो पहला पार्ट हो गया ये तुलना वाला कि भाई देखो क्या था, पारंपरिक ज्ञान वर्सेस मॉडर्न जो हमारा नॉलेज है, मॉडर्न। ऑफ कोर्स एरोनॉटिक्स में। और दूसरा हिस्सा है क्या क्या डेवलपमेंट हुए। मैं चाहता हूं कि यूनिस सर और श्रेय आप आंसर करो इस पे। मुझे जो सवाल की डिमांड तो मैंने बच्चों को समझा दिया। देखो, जैसे पहला पार्ट जो मैं समझ पाया हूँ, आप कह रहे हो कि ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रेजेंट Modern। टेक्नोलॉजी, जी। है ना? जी सर। इसकी अप्रोच कैसे डिफर कर रही है फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यही है ना क्वेश्चन? मॉडर्न 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 एरोनॉटिक्स। दूसरा हिस्सा सवाल को फिर से पढ़ दो। मुझे लग रहा है यूनिस सर आपने दूसरा हिस्सा सवाल का ठीक से नहीं सुना है। दूसरा हिस्सा फिर से पढ़ो तुम वीरेंद्र। मेंशन द पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर द रिसर्च इन दिस अब एक मिनट सर एक चीज बता दूं मैं। पहली चीज, उसने जबरदस्ती, जिसने भी पेपर बनाया अगर कभी सुने, घुसा दिया है सवाल को, जबरदस्ती का मार पीट के जोड़ा है उसने सवाल। दूसरा जो हिस्सा है उसके पहले के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कहीं मेल नहीं खाता। दूसरा हिस्सा अपने आप में इंडिपेंडेंट सवाल है, वहीं खाली रहता तो मुझे खाली इसका टेल ही पर्याप्त होता। लेकिन अब जब पूछ लिया है तो मुझे लग रहा है यूनिस सर डिमांड ये है, और जनता को भी बता दे रहा हूं, पुष्पक विमान वर्सेस तेजस। ठीक, एक तो ये बताना है, और दूसरा हिस्सा भाई इस फील्ड में क्या आजकल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नो हाउ है, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये बताना है। बोथ आर सेपरेटेड, कोरिलेट करने की जबरदस्ती कोशिश ना करें प्लीज यूनिस सर। ये 12 नंबर का क्वेश्चन था सर। कितने? 12 नंबर का। यस। चलो देखो, ऐसे बाउंसर्स आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज होती है कि हमाम में सब नंगे वाला हिसाब आ जाता है, ठीक है? तो सब एक ही लेवल पे हैं, किसी को इसका आंसर नहीं पता हो। इसमें बस नंबर वो फिर भी क्योंकि मैंने ऐसी बदमाशी की है। साइबर डोम पूछा था उसने, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, साइबर डोम पूछा था, और मेरे बगल में बैठे हुए, तो मैंने कहा यार साइबर डोम कहाँ गया, यूपीएससी में भी आ चुका था उसके 1 साल पहले आई थिंक। साइबर डोम कहाँ गया, तो पता था साइबर डोम किससे रिलेटेड है, बट कहाँ का है, बोले केरला का। और उसके बाद सर क्या लिखा होगा मैंने तो मैं कह रहा हूँ इस पे तो हाँ, लेखन कौशल। श्रेय बताओ, कुछ कह रहे हो शायद। सर बता रहे थे, यूनिट सर बता रहे थे शायद। तो ये देखो, एक पार्ट आपने कर दिया, सेकंड पार्ट इज इजी, ये आप करंट अफेयर में पढ़ते ही हो, है ना? कि भाई साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट क्या आपका कर रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो प्लेन की है स्पीड्स वगैरह हम लोग बात करते हैं, भाई हम लोग सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक वगैरह जा रहे हैं, मशीनरी टेक्नोलॉजी हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है ना? तो ये सारी चीजें आप उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है? कि कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल आप नई टेक्नोलॉजी में, अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, है ना? तो एरोनॉटिक्स में वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। पहला जो पार्ट है उसमें देखो, बेसिकली मैं जो कहूंगा, मैंने जो मेरी अगर अप्रोच होगी वो होगी, मैं एरोनॉटिक्स से कुछ कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करूंगा और वहां पर मैं हल्का फुल्का कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच है तो हमारे पास एक पुष्पक विमान ही याद आता है, जी है ना? और तो पुष्पक विमान की मैं बता सकता हूँ भाई टेक्नोलॉजी कैसी थी और आज के टाइम पर क्या टेक्नोलॉजी है, क्या चेंजेस आए, है ना? तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल जो चीजें यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को यूज कर रहे हैं। पुष्पक विमान में जितना मेरी नॉलेज, आई एम नॉट एक्सपर्ट, है ना, कि भाई वहां पर आपकी क्या थी, एरोडायनेमिक्स को यूज करके पुष्पक विमान को चलाया जा रहा था। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल्स कंजम्पशंस वगैरह उन सब को करके हम लोग प्लेन को चला रहे हैं, है ना? बाकी हम लोग बात कर सकते हैं उसके स्पीड्स वगैरह पे कि कैसे उसकी स्पीड वगैरह रही है। तो ये सारी चीजें, इस टाइप से कुछ पॉइंट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सोलर पावर श्रेय का पॉइंट मैं लूँ इससे पहले, या जनता में भी कोई बहुत इस पे क्रिटिकल नॉलेज रख सकता है, किसी ने पहले से कुछ पढ़ा हो, बट मुझे लग रहा है अगर इसको मैं अटेम्प्ट करता तो बड़ा ईमानदार होता शायद।
मैं पहले ही इंट्रोडक्शन में लिख देता। क्या था सवाल वीरेंद्र? पहला पार्ट जरा एक बार फिर से एग्जैक्ट रिपीट करो। कंपेयर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स विद मॉडर्न ठीक है, एरोनॉटिक्स। यानी कि भैया जो हमारा पुरातन या परंपरागत ज्ञान आधारित बेईमानी है, बेईमानी है जो, उसकी तुलना करनी है ना, कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है आधुनिक जो एरोडायनामिक्स है उससे। तो मैं इंट्रो में ही लिख देता कि पारंपरिक ज्ञान आधारित पैमानिकी या एरोडायनामिक्स मिथकीय ज़्यादा है, मैथोलॉजिकल ज़्यादा है। मैं साफ लिख देता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ईमानदार होना चाहिए। मिथकीय ज़्यादा है, सबूत आधारित है, एविडेंस बेस्ड, प्रमाण बहुत ही ना के बराबर उपलब्ध है। हालांकि वेदों के समय या मिथकीय काल के भी कुछ उदाहरणों पर साइंस कांग्रेस में न सिर्फ चर्चा हुई है बल्कि उस पर शोध कार्य भी चल रहा है। इंडियन साइंस कांग्रेस में गाय के गोबर, मूत्र और इन सब चीज़ों पे, पुष्प विमान पे शोध हुआ है, मतलब बात हुई है। अब जब इंडियन साइंस कांग्रेस पे इस पर चर्चा हुई है, भले हम उसको कितना क्रिटिसाइज कर लें, मैं तो नहीं करूँगा, इस मामले में न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, बट स्टिल उसको आप कोट कर देना है। तो ये हो गया इंट्रो। एग्जामिनर हंसेगा क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं कि पेपर सेटर की बात से सहमत हो सकता हो गाली दे रहा हो, बट स्टिल उसको बता देना है तो लगेगा लड़का ईमानदार है। जबरदस्ती को भारत को विश्व गुरु नहीं डिक्लेयर कर रहा है, वही अभी 2047 में देखेंगे। ठीक, अब फिर आना है तुलना। तुलना में आप चाहो तो ऐसे वाला तुलना कर लो, दाएं बाएं वाला, या फिर शुरुआत वाला कर लो, परंपरागत ज्ञान आधारित बेईमानी। सर पॉइंट्स करो ना भाई, करो ना स्टेक होल्डर अप्रोच लगाओ, या फिर उसमें भी कौन कौन से हिस्से हैं। पहला भाई, आधुनिक जो बेईमानी है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप बता सकते हो, फीचर्स क्या है। पहला फीचर है कि भाई उनकी जनरेशन का मामला होता है। ठीक, उनमें किस प्रकार का इंजन यूज होता है उसका मामला होता है ना। वो किस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, फाइटर प्लेन है या पैसेंजर प्लेन है या कार्गो है, इसका भी मामला होता है। ठीक है ना, क्रायोजेनिक ईंधन और इंजन वाली टेक्नोलॉजी तो नहीं, ये सब यूज करना है। तो उनके पैरामीटर्स पे आप बताओ कि चूंकि ये मिथकीय ज़्यादा है इसलिए इसके पर्याप्त सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ उड़ने वाले पक्षियों का या कुछ दैवीय शक्तियों का या कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग होता था। हो सकता है ये आधुनिक विमान की कल्पना से बिल्कुल अलग रहा हो, लेकिन ये शोध का विषय है कि उस वक्त इसके मुख्य तत्व क्या थे। इतना लिख करके फारिग हो जाना है। मुझे लग रहा है फिर मॉडर्न पे आ जाना है और पूरी बात फिर मॉडर्न पे करनी। कुल मिला के भाषा, शैली और ईमानदारी, ये तीन चीजें अगर रखोगे तो ऐसे सवाल हो जाएंगे। क्योंकि ये सवाल मजे लेने के लिए ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसमें बस परंपरा वाला बस खाली एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसको एड्रेस कर दो ईमानदारी से। उतना ही आता था जितने लोगों से हमने डिस्कस भी किया था, उसमें उन्होंने पुष्पक बताया। सिर्फ पुष्पक नहीं, सिर्फ पुष्पक क्यों भैया, सिर्फ पुष्पक क्यों? जो गरुड़ वाहन है या जो हंस वाहन है, इन पे सब पे तो मिथकीय काल में लोग देवी देवता सवारी करते थे ना। वो भी एक प्रकार से विमान का काम करते थे ना। विमान मतलब क्या? जो हवा में उड़ान भरने का काम करे, हवा में ट्रांसपोर्टेशन का साधन हो, यही हुआ ना। तो गरुड़ भी तो ले जाता था ना, तो पक्षी पर आधारित भी तो विमान एक टाइप का होता ही था। क्या दिक्कत है उसमें? काहे को खाली पुष्पक विमान चेप करना है? वो एक कीवर्ड चेप रहा है मिथकीय, तो हम 10 चेपेंगे ना। कम से कम ये तो पता चलेगा कि फेंकने में हम भी तुमसे आगे। क्या दिक्कत है ऐसे सवालों में? और कोई? ओके सर, थैंक यू सर। सर कुछ और श्रेय या कुछ कहना चाहोगे? कह दो अपने को इसमें इंटरेस्ट। मैं तो वैसे भी कल्चरल नेशनलिज्म का वैसे थोड़ा सा खिलाफ ही रहता हूँ, तो इस पे तो श्रेय काम बनेगा नहीं, तैयार कर लो इंटरव्यू के लिए। हाँ ठीक है। वैसे मैं तो कह रहा हूँ इंटरव्यू के 350 स्टूडेंट हैं, इंतजार कर रहे होंगे, उनको बदमाशी सिखानी पड़ेगी इंटरव्यू अपना। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई मित्र? ठीक है, अब 5 सेकंड तक सवाल नहीं है तो सेशन को खत्म करते हैं फ्री। इसका मतलब है सारी सभा जो है वो लाजवाब हो चुकी है, कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, फिर कोई शिकायत है किसी का? कोर्स से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सबूत किसी को मांगना है, कागज दिखवाना है? कमेंट। नो सर, कमेंट पढ़िए। कहाँ है तुम्हारा कमेंट? आदित्य, अरे भाई कहाँ है कमेंट? दोबारा कर दो फिर तुम।
सर आंसर्स कैसे लिखें, वर्ड लिमिट में, पीडीएफ में बहुत कंटेंट है। अरे भाई वो मॉडल आंसर नहीं है, कितनी बार बोला है मॉडल आंसर नहीं है। नमक स्वादानुसार, वो तुम्हें पढ़ाने के लिए, चर्चा करने के लिए। वो लोग शर्म के हकदार हैं जो पहले दिन से ही आंसर राइटिंग की डीजे बजाना शुरू कर देते हैं। शर्म करना चाहिए उनको। कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है, इसलिए सिलेबस समझा रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू समझा रहे हैं, ठीक है ना। और जितने भी, कोई भी कितना भी बड़ा तोप हो, अगर उसको पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करेगा ना तो क्या ही लिखेगा। तो अभी चुपचाप सर जो अभी बेसिक्स स्टार्ट करना उनको क्या करना चाहिए अभी? यही जो करवा रहे हैं, पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो, सिलेबस पे एनालिसिस यूनिस सर शुरू कर रहे हैं अभी। यूनिस सर कल सिलेबस शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। यस ठीक है भैया। फिर किसी का और कोई सवाल है? एनीवन एल्स? सर बोल रहे थे कि बहुत सारी जगह 2 क्वेश्चन दिल्ली लिखवाया जा रहा है, वो सारी चीजें तो इंस्टीट्यूट दिए हैं लोग, तो वो सब नहीं करना चाहिए ना अलग से? जनरली इस प्रकार के सवाल पर सीधा जवाब देने से कोई बचता है अधिकतर लोग, बट अपन बहुत कन्विक्शन वाला व्यक्ति है, सीधा सपाट बोलने वाला। फ्रॉड है, 2 क्वेश्चन रोज फ्रॉड है, और मॉडल आंसर भी फ्रॉड है, मेंटरशिप भी फ्रॉड है। टेस्ट सीरीज जब तक कि उसकी उपादेयता, उपयोगिता बहुत सार्थक न हो, कैपेसिटी बिल्ड ना हो चुकी हो, तब तक फ्रॉड है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज हर कोई लगाता है, फिर भी नंबर नहीं आता है। तो पहली चीज़ तो बचो इन चीज़ों से, वहाँ ज्वाइन करो या उनके प्रयासों के। अब ये कुछ इसका मतलब कुछ लोग ये निकालेंगे कि भाई तुम जो कर रहे हो वही अच्छा, बाकी सब बकवास। नहीं भाई, हम भी तो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर सकते थे ना पहले दिन। सब इसका जवाब ये है, सवाल का जवाब सवाल से। हम भी तो लॉन्च कर सकते थे, हमने नहीं किया। करेंगे, कब करेंगे? रुक करके, जब लगेगा बच्चे अब क्षमता निर्माण हो चुका है थोड़ा सा, सब करेंगे। पैसे के लोभ में नहीं, बल्कि उसकी रिलेवेंस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। बुकलेट हम सबसे लास्ट में देते हैं पढ़ाने के बाद, तभी तो 60% हिट हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन। पहले दिन देते तो कुछ नहीं हिट होता। जो पहले दिन से ही मॉडल आंसर लिखवा रहे थे उनका कुछ नहीं फंसता है। तो सही चीज का सही समय होता है, और किसी के पैसे, मार्केट या बाकी अन्य अननेसेसरी चीज़ों के दबाव में काम नहीं करेंगे। प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बाकी तो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत धन्यवाद सर। नहीं, क्लासेस डे टाइम में नहीं होंगी, 9 बजे तक मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। क्लासेस डे टाइम में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिम जो है वो कौन सा मैक्सिम यूज करेंगे बताओ? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम। तो 80%, 90% लोग रात में सहज और उपलब्ध होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। 10% अर्ली बर्ड के लिए नहीं करेंगे, ठीक ठीक है। फिर यूनिस सर कुछ वर्ड ऑफ विजडम अंत में? श्रेय कहाँ चले गए आप? अरे तो छुप क्यों गए? हाँ, वर्ड ऑफ विजडम लास्ट में। यूनिट सर दे रहे थे शायद। वर्ड ऑफ विजडम दोनों दे सकते हैं, कोई स्टूडेंट भी दे सकता है, उसमें क्या? सर ने काफी वो सर यूएन वाला कोट रह गया आपका, वो जो शशि थरूर का कल का आर्टिकल था, उस पे भेज रहा हूँ प्रॉपर एक पेज में। वो पूरे उनके शानदार आर्टिकल है, क्वेश्चन भी आया था उस पे, अभी चैनल पे आ जाएगा। काम चल रहा है, आर्गुमेंट लिख के दे दिया है, डिजाइन हो रहा है। नेक्स्ट क्या वर्ड ऑफ विजडम बोलना था यूनिस सर? श्रेय प्लीज। मैं बस ये कहूँगा, देखो जैसे लास्ट में जो वीरेंद्र जी ने जो सवाल पूछे थे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बाउंसर्स वगैरह वो 1-2 डालता है ना, उनसे हमें घबराना नहीं है। एक चीज हमारी जो एक बहुत सही चीज है यूपी पीसीएस और यूपीएससी में, वो ये है, क्वेश्चन घुमाते जरूर हैं, लेकिन थीम जो आप आंसर हैं वो आपने वो पढ़े रहे हैं, वो वही चीज होती है, ठीक है। तो आपको आंसर पता होता है, मोर और लेस कंटेंट आपने वो चीजें पढ़ी होती है। तो हमारा क्या होता है कि एग्जाम में जाते हैं हम लोग, घबरा जाते हैं, अरे क्या पूछ लिया। थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से सोचोगे, हल्का सा ब्रेनस्टॉर्म करोगे, और आपने एक चीज पैटर्न नोट किया होगा कि आपको अगर एक बार पॉइंट आना शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे अपने आप पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शन। हमारा ब्रेन मतलब कनेक्शंस में काम करता है ना। एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आना शुरू हो गया। तो कई बार आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, पहला पेज क्या होता है, बहुत दूर दूर लिखेंगे, और जैसे दूसरे तीसरे पेज पे आ जाते हैं तो उनके पॉइंट्स आ चुके होते हैं, फिर वो बहुत छोटा छोटा लिखना शुरू करते हैं कि आप उनके सारे पॉइंट्स आने शुरू हुए। तो बस उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को काम एंड पेशेंस रखना है, आंसर हो जाते हैं। गुड थिंग्स टेक्स टाइम एंड मूल मंत्र फॉलो द प्रोसेस। श्रेय वर्ड ऑफ विजडम एनीथिंग?
सर मेरा तो आपने दे दिया फॉलो द प्रोसेस लेकिन ठीक है, मैं कह रहा था जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेंस का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप कितना पढ़ते हो, कितने पहले प्रैक्टिस करते हो, वो एक चीज होती है, और एग्जाम डे परफॉर्मेंस एक चीज होती है। मैं बहुत जल्दी दे रहा हूँ, लेकिन जब जब टेस्ट लिखोगे, जब क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तब तक याद रखना कि जब तक आप आखिरी क्वेश्चन के आखिरी लाइन नहीं लिख रहे हो, कोई हारा नहीं होता है। और एक टॉपर भी थे, मतलब 2000 पता नहीं, ये याद नहीं है, AI 13, उन्होंने कहा था कि मेरा सिर्फ एक मोटिव था मेंस लिखते समय, कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो ये कहेगा कि बच्चे तो कई देखे, लेकिन एक ऐसा कोई नहीं देखा जितने इतनी मेहनत से पूरा सब कुछ झकझोर दिया उसमें। तो मेरा पॉइंट ये है कि एग्जाम के दिन जो आप परफॉर्म करते हो, वही सब कुछ सब लोग चेक करते हैं, और सारी तैयारी उसकी है। तो उसको दिमाग में रख करके पूरी हाँ, कोशिश तो करनी है। ईंट पत्थर सीमेंट लकड़ी पेंट सब कुछ उड़ेल देना है, लेकिन उसके लिए पहले संसाधन जुटाओ। तो ये ईंट पत्थर लकड़ी सीमेंट और पेंट है आपकी कीवर्ड, आपके अच्छे आर्गुमेंट, आपके अच्छे उदाहरण, ये सब हैं। तो ये सब तब जुटेंगे जब इनको जुटाओगे। पहले दिन से क्या फेंक के मारोगे? बच्चाकारी करने के लिए, मौजक बनाने के लिए संसाधन तो जुटाओ मित्र। तो पढ़ लो, जो नए हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग करें, जो पुराने हैं वो रिवीजन करें, फिर से शार्पन करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है? और रोज सीखें, रोज सीखें, रोज सीखें, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, स्पेशली स्टूडेंट्स, यूनिस सर, श्रेय, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। शुभ रात्रि।